चलिए क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे थे, न्यू सिलेबस के JIGL और ओल्ड सिलेबस के EBCL में। ठीक है, ये एग्जाम में हालांकि नहीं पूछा जाएगा ना। ओके चलिए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में प्राइमरीली हम लोग बात कर रहे थे जब दो लोगों के बीच में सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके ऊपर एक तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगता है एंड ऊपर से क्या लगता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अगर किसी प्रोविजन में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट साइलेंट होता है तो फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस लगते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में बायर का मीनिंग क्या था, बायर एंड सेलर का, हु बाइज और अग्रीज टू बाय। और गुड्स कौन से होते थे, मूवेबल प्रॉपर्टी। जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी होती थी उन सबको हम लोग क्या कहते थे, गुड्स। जिसमें हम लोग स्टॉक को मानते थे, शेयर्स को मानते थे, क्रॉप्स, ग्रास, टिम्बर, इन सबको मानते थे। किसको नहीं मानते थे, करंट मनी को नहीं मानते थे और एक्शनेबल क्लेम्स को नहीं मानते थे। फिर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ डिफरेंसेस देखे थे, सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल के बीच में देखा था, हायर परचेज देखा था, बेलर बेली, याद है सारे? ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कंडीशन एंड वारंटी देखा था। कंडीशन किसी कॉन्ट्रैक्ट की इतनी जरूरी शर्त होती थी कि अगर वो शर्त पूरी नहीं हुई तो हमारे पास क्या अधिकार होता था कि हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं और डैमेजेस भी ले सकते हैं। और वारंटी क्या होती थी, सिर्फ डैमेजेस ले सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कंडीशन जो है वो वारंटी बन सकती थी लेकिन वारंटी कंडीशन नहीं बन सकती। फिर हम लोगों ने देखा था इम्प्लाइड वारंटीज एंड कंडीशन, जिसमें आई थिंक हम लोग को स्टार्ट करना था, ये कर लिया था, गुड्स मस्ट करस्पॉन्ड विद डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन से शुरू करना था। चलिए सबसे पहला इसमें हम लोगों ने देखिए ये वाला देखा था, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल, है ना। टाइटल, अगर ओनरशिप, अगर आप किसी को गुड सेल कर रहे हैं तो ये मान लिया जाता है कि ओनरशिप आपके पास है। चलो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर, गुड्स मस्ट करस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। आपको याद होगा कल ही लास्ट में हमने आपको एक एग्जांपल दिया था कि हम आपके शॉप पे आए थे 1 किलो बासमती लेने। अगर हमने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि हमें बासमती चाहिए तो आप हमें जो गुड्स देंगे वो गुड्स उसी डिस्क्रिप्शन के होने चाहिए। और अगर आप घर पे वो गुड्स ले आए और वो बासमती नहीं निकला तो हम क्या कर रहे थे, हम वापस करेंगे या सिर्फ डैमेजेस लेंगे? वापस भी कर देंगे, डैमेजेस भी ले लेंगे, यानी हमने इसको क्या माना, कंडीशन। तभी ये क्या है, इम्प्लाइड कंडीशन। नाउ गुड्स मस्ट करस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। इट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 15 दैट when there is a sale of goods by description, there is an implied condition that the goods shall correspond with the description. इसमें देखिए कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। कोई भी एक चीज इस चैप्टर में ध्यान रखना, ये जितने भी केस हैं, जितने भी एग्जाम्पल हैं, कुछ कुछ तो हम लोग कवर कर लेंगे, बाकी आपको रीड सारे करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन इन्हीं से ही बनेगा। ओके तो देखो यहाँ पे लिखा है वेयर ए बाइज गुड्स which he has not seen, it must be sale by description. एग्जाम्पल वेयर ही बाइज अ न्यू फिएट कार। अब अगर हमने कहा हमें न्यू फिएट कार चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन आपको दिया है कि हमें कैसी कार चाहिए, न्यू। अगर आपने हमको सेकेंड हैंड कार दे दी तो मेरे पास अधिकार है कि हम वो गुड्स आपको वापस कर देंगे और आपसे डैमेजेस भी क्लेम कर लेंगे। ठीक है, फाइन, दैट इज सेल बाय डिस्क्रिप्शन। अब आ जाओ, गुड्स मस्ट ऑल्सो बी ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी। मर्केंटेबल का मतलब होता है जिसको खरीदा बेचा जा सकता है। मर्केंटाइल का मतलब ही हुआ सेल परचेज ट्रांजैक्शन, और मर्केंटेबल क्वालिटी मतलब इस क्वालिटी के गुड्स जिनको नॉर्मली खरीदा बेचा जा सकता है। जैसे अगर आप किसी दुकान में जाके कहते हैं हमें क्लॉथ खरीदना है तो आप ये थोड़ी ना कहते हैं कि हमें अच्छा क्लॉथ खरीदना है, अच्छे तो होते ही हैं, आप ये कहते हैं हमें क्लॉथ खरीदना है। अब अगर वो क्लॉथ डिफेक्टिव है, ठीक है, मतलब क्या हम ये दुकान में बोलते हैं मैं ऐसा क्लॉथ दो जो डिफेक्टिव ना हो? वो तो अज्यूम्ड है कि अगर हम खरीदने आए हैं, नया खरीदने आए हैं, तो हमें डिफेक्टिव क्लॉथ नहीं चाहिए होगा। यानी जो भी गुड्स हम परचेज कर रहे हैं दे शुड बी ऑफ अ मर्केंटेबल क्वालिटी। ओके, इफ दे आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम डीलर ऑफ गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, मर्केंटेबल क्वालिटी मीन्स दैट द गुड्स मस्ट बी सच एज वुड बी एक्सेप्टेबल टू अ रीजनेबल पर्सन। एक्सेप्टेबल टू अ रीजनेबल पर्सन मतलब नॉर्मली उसको खरीदा बेचा जा सकता हो। जरा एग्जाम्पल आना, ए इंस्पेक्ट्स, मिल गया सबको? A inspects a hot water bottle at chemist shop and inquire whether it will stand boiling water. A is told that it will stand hot water but not boiling water. वो सिकाई करने वाली बोतल देखी है आपने जिसमें गर्म पानी भरा जाता है? तो उसने दुकान वाले से कहा कि भैया वो वाली बोतल दे दो। उसने दे दी। उसने कहा इसमें बॉइलिंग वाटर भरे कि हॉट वाटर? उसने कहा बॉइलिंग वाटर नहीं है लेकिन हॉट वाटर आप भर सकते हैं। अब उसने वो सिकाई करने की मशीन ली, उसमें हॉट वाटर ही डाला, लेकिन किसी वजह से वो बस्ट हो गया।
ठीक है, वो फिर ज्यादा सिकाई की जरूरत पड़ गई, ठीक है, समझ में आया, पूरा ही जल गया। अब बताओ वो क्लेम कर सकता है कि नहीं कर सकता है? यस। क्यों? क्योंकि वो गुड्स मर्केंटेबल क्वालिटी के नहीं थे। देखो, द मोमेंट ए पुट्स हॉट वाटर इनटू द बॉटल इट बर्स्ट कॉजिंग हिम एन इंजरी, हैज ए एनी रेमेडी अगेंस्ट द केमिस्ट? क्या केमिस्ट के खिलाफ वो एक्शन ले सकता है? अब देखो कैसे इन्होंने आंसर लिखा है, एज पर सेक्शन 16(2) ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, where goods are brought by description from a seller who deals in goods of that description, there is an implied condition that goods shall be of mercantile quality. For the present case, देखो इसी तरह से हम लोग आंसर्स लिखते हैं। पहले देखो हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोविजन, और प्रोविजन के बाद हम लोग फैक्ट्स और कंक्लूजन। कह रहे फॉर द प्रेजेंट केस इट मीन्स बॉटल मस्ट बी प्रॉपरली सील्ड। In other words, if the goods are purchased for self-use, they should be reasonably fit for a purpose for which they are being purchased. तो देखो लिखा है, applying the provisions of section 16, Mr. Amit would succeed in claiming the damages. समझ आ गया? तो जो गुड्स हम खरीद रहे हैं उसमें implied condition होती है कि वो mercantile quality के होने चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं कंडीशन एज टू होलसमनेस। होलसमनेस का मतलब होता है जो खाने पीने की चीजें होती है ना, जैसे नॉर्मल चीजों में हम लोग मर्केंटेबल क्वालिटी कहते हैं, वैसे ही खाने पीनों की चीजों में होलसमनेस होती है। होलसमनेस मतलब वो इस क्वालिटी का होना चाहिए कि वो खाया जा सके। जैसे अभी हमने आपको बताया, आप कहते हैं ब्रेड हमको लेनी है, तो वो अज्यूम्ड है कि आप फ्रेश ब्रेड मांग रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आप एक बेकरी की शॉप में गए, वहां आपको बन मिला। बन समझते हो क्या होता है, जिसको आप लोग बंद कहते हैं? हाँ, बंद कहते हैं ना, बंद मक्खन। बंद कोई चीज नहीं होती, बन होता है। अंग्रेज लोग बन बन बोलते थे, हम लोग को लगा पता नहीं क्या बोलते हैं, तो हम लोग को लगा बंद बोलते होंगे, है ना। सो दैट इज अ बन। अब आप एक बेकरी में गए, आपने एक बड़ा फूला फूला सा बन देखा, तो आपको लगा यार बड़ा फ्रेश है, बड़ा फूला है, आपने लिया और उसको खाया। जैसे ही आपने खाया, वैसे बड़ी तेज कट सी आवाज आई, उसके अंदर गुम्मा था। गुम्मा समझते हो क्या होता है? लोग गुम्मा नहीं समझते, अरे बाप रे बाप। हाँ, हमको ये चीज बच्चों ने ही बताई थी, आपको पता है? There's a difference between ईटा, गुम्मा, ठीक है। लोग, आपको गुम्मा नहीं पता? छोटा सा जो पत्थर होता है उसको गुम्मा कहते हैं। हमको भी नहीं पता थी, हम भी आपकी तरह मासूम ही थे। हमको एक क्लास में बताया गया कि ईंटा अलग होता है, अद्धा अलग होता है। अद्धा पता है क्या होता है? आधा ईंटा। ये देखो कह रहे अभी अभी हम आए, लेकिन हमको अद्धा तो पता ही है। और गुम्मा छोटा होता है। तो आपने वो ब्रेड खरीदी, वो बन खरीदा, उसके अंदर ईंटा रखा हुआ था। अब बताइए, आपने उससे कहा कि भैया ये क्या, इसके अंदर ईंटा रखा है? वो कह रहा है हाँ, हम ही ने रखा था, आपने बन मांगा था, ये थोड़ी ना कहा था कि खाने लायक बन दे दो। बताइए, ये अज्यूम्ड होगा कि नहीं होगा? यस, दिस इज इम्प्लाइड। The provisions that is eatable supplied must not only answer the description, but they must also be mercantile and wholesomeness. Example देखिए, F bought milk from A and the milk contained टाइफॉइड जर्म्स। अगर हम मिल्क ले रहे हैं तो ये अज्यूम्ड है कि हमें कैसा मिल्क चाहिए? फ्रेश मिल्क चाहिए। लेकिन अगर मिल्क में टाइफॉइड जर्म्स थे, उसकी वाइफ ने पी लिया और वाइफ मर गई, बताइए डैमेजेस हो सकते हैं कि नहीं? कि उसके एक चीज से दो काम हो गए, वाइफ भी चली गई और डैमेज भी मिल जाएंगे उसको। A was liable for damages. Again, देखो वही एग्जाम्पल, C bought a bun at M's bakery and broke one of his teeth by biting on a stone present in the bun. हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर ईंटा था, ईंटा काटा तो दांत चले गए, ठीक है। बताओ इसमें लायबल होगा दुकान वाला कि नहीं? यस। अगर हम लोग ब्रेड खरीद रहे हैं या कुछ भी खरीद रहे हैं, तो ये इम्प्लाइड है, अज्यूम्ड है कि इट शुड बी ऑफ होलसम क्वालिटी। और अगर वो होलसम क्वालिटी का नहीं हुआ, तो हमारे पास अधिकार है कि हम वो गुड्स उसको वापस भी करेंगे और उससे डैमेजेस भी क्लेम करेंगे। किसमें बेटा? बी और सी में फर्क ये हुआ, जो खाने पीने की चीजें होती है उसमें होलसमनेस बोला जाता है, और जो नॉर्मल चीजें, जैसे हम क्लॉथ खरीद रहे हैं, वो मर्केंटेबल क्वालिटी का होगा, और खाने पीने की चीजें जो होती है वो होलसम होगी। बस इतना फर्क होता है ईटेबल्स में। इसी तरह कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। हमने अगर अपना पर्पस बताया है दुकान वाले को, तो फिर उसकी ड्यूटी बनती है कि वो हमको उसी पर्पस के हिसाब से गुड्स दे। जैसे कई बार हम लोग मेडिकल स्टोर में जाते हैं और उसको बताते हैं दर्द की दवा दे दो, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो अगर आपने बताया है कि सर में दर्द हो रहा है, तो वो सर में दर्द की दवाई देगा। आपने कहा पैर में दर्द हो रहा है, तो उसकी दवाई देगा। लेकिन आपने कहा दर्द की दवाई दे दो, उसने आपको दर्द में दवाई दी, बाद में आपने कहा नहीं मेरे तो दिल में दर्द था, ठीक है, वो दवाई रिएक्ट हो गई। बताइए गलती है कि नहीं है? यस। अगर आप पर्पस बता रहे हैं, सर में दर्द की दवाई दो,
और वो पर्सन उस चीज में एक्सपर्ट है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो आपको उसी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड कराए। और अगर वो हमको उस क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड नहीं करवा रहा है तो हमारे पास अधिकार है कि हम गुड्स वापस कर सकते हैं और डैमेजेस भी ले सकते हैं। देखो जरा एग्जाम्पल में आना, वही है फिर से, ये लोग वाइफ के साथ देखना क्या करेंगे। हॉट वाटर बॉटल वॉज बॉट बाय द प्लेंटिफ, अ ड्रेपर हु कुड नॉट बी एक्सपेक्टेड टू हैव स्पेशल स्किल नॉलेज विथ रिगार्ड टू हॉट वाटर बॉटल फ्रॉम अ केमिस्ट। उसने केमिस्ट से एक हॉट वाटर बॉटल ली, वही सिकाई वाली बॉटल ली, who sold such articles stating that bottle will not stand boiling water but was intended to hold hot water। यही एग्जाम्पल था अभी पहले भी। उसने केमिस्ट से कहा कि भैया सिकाई करने के लिए बॉटल चाहिए, तो अगर सिकाई करने के लिए बॉटल चाहिए तो ये अज्यूम्ड है ना कि गर्म पानी भरेगा वो। उसने बॉटल तो दे दी, लेकिन जैसे ही गर्म पानी भरा गया वो बॉटल बर्स्ट हो गई। आप बताओ दुकान वाले की गलती है कि उसकी गलती है? और तो और उसने वो सिकाई वाला देखो वाइफ के ऊपर लगा दिया। उसने कहा मरे तो यही मरे, है ना। तो कह रहे हैं उसने अपनी वाइफ को वो बॉटल दे दी, बॉटल बर्स्ट हो गई, वाइफ इंजर हो गई। हेल्ड द सेलर वाज रिस्पांसिबल फॉर डैमेजेस एज द बॉटल वाज नॉट फिट फॉर यूज। ये भी एक इम्प्लाइड कंडीशन है। अगर आपने पर्पस बता दिया था तो आपको उसी पर्पस के हिसाब से गुड्स मिलने चाहिए, और अगर उसी पर्पस के हिसाब से गुड्स नहीं मिल रहे हैं देन यू हैव अ राइट टू रिटर्न। एनी डाउट? समझ आ गया? ठीक है, इसके बाद आ जाओ इम्प्लाइड कंडीशन। हाँ ये देखिए, इम्प्लाइड कंडीशन अंडर अ सेल बाय सैंपल। अब सेल बाय सैंपल का मतलब समझो, अगर हमने सैंपल दिखा दिया है, हम आपके शॉप आए और आपके पास 10 तरीके के चावल रखे हुए थे, हमने सारे चावल देखे और उसमें से एक चावल का सैंपल उठाया और आपसे कहा ये वाला हमको दे दो, ठीक है, ये वाला 1 किलो पैक कर दो, तो बताओ सेलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ही क्वालिटी वो पैक करके दे। अगर हमने घर में आके देखा कि जो सैंपल था वो अलग था और जो गुड्स आपने दिए हैं वो अलग हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उन गुड्स को वापस कर सकते हैं। यहां पर एक बात नोट करना, सेल बाय सैंपल में मर्केंटेबल क्वालिटी और होलसमनेस भी होनी चाहिए। मान लीजिए हम आपकी दुकान में गए, वहां 10 तरीके के चावल थे, हमने एक तरीके का चावल सैंपल उठाया, हमने कहा भैया ये वाला दे दो। दुकान वाले ने हमसे 3 बार पूछा पक्का यही वाला दे दे, हमने कहा हाँ पक्का, उसने वही वाला पैक करके दे दिया। जब हमने घर आके देखा तो वो चावल नहीं, उसके अंदर चीपो कीड़े थे अंदर व्हाइट कलर के। टेस्ट आ गया क्या? अब क्या करोगे, खा जाओगे कि बनेंगे तो ये भी टेस्टी मसाला डाल के बनाओ है, ठीक है, कि वापस करेंगे? जब आप वापस करने गए तो उसने कहा हमने तो सैंपल के हिसाब से ही दिया है, तुम्ही ने तो सिलेक्ट किया था। बताओ सेलर की गलती है कि बायर की? अभी भी सेलर की, क्योंकि गुड्स वर करस्पॉन्डिंग टू सैंपल बट दे वर नॉट ऑफ मर्केंटेबल और होलसमनेस क्वालिटी। तो सैंपल के साथ साथ सेलर को यह भी देखना पड़ता है कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द बल्क शैल करस्पॉन्ड विद सैंपल। जो बल्क है वो सैंपल के जैसा होना चाहिए। There is another implied condition that the buyer shall have reasonable opportunity of comparing the bulk with sample। आपने लेते वक्त चेक कर लिया हो कि जो गुड्स हमको मिले हैं वो सैंपल के हिसाब से हो, और भले ही आपने सैंपल के हिसाब से लिया हो लेकिन फिर भी मर्केंटेबिलिटी की जो कंडीशन है वो कंडीशन भी कंप्लाई होनी चाहिए। समझ आ गई इम्प्लाइड कंडीशंस? ठीक है, इन सारी सिचुएशन में अगर इम्प्लाइड कंडीशन है तो हम गुड्स वापस करेंगे और डैमेजेस भी ले लेंगे, और अगर इम्प्लाइड वारंटी है तो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, डैमेजेस ले। ठीक है, हाँ बेटा, हाँ फ्लावर बोल रहे हो ना, आटा बोल रहे हो ना, फ्लावर्स। हाँ, क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन कहती है कोई भी ऐसी चीज जिसको काट के अलग किया जा चुका है, अब उसको बेच रहे हैं तो वो गुड्स हो जाएगी। जब तक वो फूल लगा हुआ है पेड़ में तब तक वो गुड्स नहीं है, बट एक बार आपने उसको तोड़ के अब आप उसका बिजनेस कर रहे हो देन दैट विल बी कवर्ड। ठीक है, चलो, हाँ पौधे बेचने का काम कर रहे हैं ना, नहीं अगेन अगर देखो इसमें भी मूवेबल है वो एक तरह से देखा जाए, क्योंकि हम लोग इमूवेबल उसको मानते हैं जो अटैच टू अर्थ हो। आपने उसको अर्थ से निकाल के गमले में लगा दिया तो वो मूवेबल हो गया, ठीक है, अटैच टू अर्थ है, जमीन में लगा हुआ है तो वो इमूवेबल है। ओके, चलो इम्प्लाइड वारंटी हम लोग ने देखी थी ना थोड़ी सी। सबसे पहला देखो, वारंटी एज टू क्वाइट पोजीशन कर चुके हैं। ये वाला क्वाइट पोजीशन का मतलब क्या था, अगर हमने आपको गुड्स दिए हैं तो आपका अधिकार है कि आप उनको क्वाइटली इंजॉय करें।
और अगर आपके उस चीज में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है तो हमारे पास अधिकार है कि हम डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। ये वाला बताओ पढ़ा था, वारंटी एज टू फ्रीडम फ्रॉम एनकम्ब्रांसेस। एनकम्ब्रांसेस क्या था? चार्जेस नहीं होने चाहिए। वारंटी टू डिस्क्लोज डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, बताओ ये क्या हुआ? अगर सेलर डेंजरस नेचर ऑफ गुड सेल कर रहा है तो उसकी ड्यूटी है कि वो उसको वार्निंग दे। आप देखिए जितनी भी केमिकल की, फिनाइल की बॉटल्स होती है उसमें वार्निंग लिखी होती है, ठीक है, ये सेलर की ड्यूटी है। और अगर सेलर ने ये वार्निंग नहीं दी, डेंजरस नेचर डिस्क्लोज नहीं किया, तो हम उससे डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। एंड वारंटी इज इंप्लाइड बाय कस्टम और यूजेज ऑफ ट्रेड, फिटनेस और क्वालिटी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। ये अभी पॉइंट पढ़ा था ना कि अगर हमने पर्पस बताया हुआ है, ठीक है, तो वो गुड्स उसी पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं कि नहीं। अब आपने एक दुकान वाले से कहा कोलगेट दे दो, ठीक है, उसने कोलगेट दे दिया, फिर बाद में आपने आके कंप्लेन करी कि बताओ हमने जब से खाया है तब से पेट में हमारे दिक्कत हो गई। हाँ, तो दुकान वाले कह रहे खा क्यों लिया? तो उसने कहा बस ऐसे मन कर रहा था। अब अगर कोई कोलगेट ले रहा है तो ये अज्यूम्ड क्या है कि आप ब्रश करने के लिए ले रहे हो, ठीक है, यहां पर सेलर की गलती नहीं होगी। लेकिन अगर मान लो उसने बता दिया था खाने वाला कोलगेट दे दो, ठीक है, तो उसे देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। अब गलती किसकी हो जाएगी? सेलर की। चलिए आगे, इंप्लाइड कंडीशन वारंटी इज डन, ठीक है, एग्जाम्पल सारे पढ़ लेना। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। ये सुना होगा आपने, डॉक्ट्रिन ऑफ सीविट एम्प्टर। क्या मतलब होता है? लेट द बायर बिवेयर। हम लोग जब कोई सामान खरीदने जाते हैं तो ये हमारी ड्यूटी है चेक करना। अगर हम चेक नहीं करते हैं तो सेलर की ड्यूटी या लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इट इज फॉर द बायर टू सैटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द गुड्स व्हिच ही इज परचेजिंग आर ऑफ अ क्वालिटी व्हिच ही रिक्वायर्स। ब्रैकेट में देखो लिखा है, द टर्म सीवेट एम्प्टर इज अ लैटिन वर्ड व्हिच मींस लेट द बायर बिवेयर। लेकिन इसमें जरा ये ब्लॉक मार्क करना, एक्सेप्शंस, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। अब एक्सेप्शंस में देखो क्या लिखा है, सेक्शन 16 लेज डाउन द फॉलोइंग एक्सेप्शंस टू सीवेट एम्प्टर। आप बता सकते हो सीवेट एम्प्टर का मतलब क्या हुआ? लेट द बायर बिवेयर। और अगर हम इसके एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब इन केसेस में क्या होगा? गलती किसकी होगी? सेलर की। सीवेट एम्प्टर कहता है गलती किसकी होती है? बायर की। लेकिन अगर हम इसके एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं तो एक्सेप्शंस का मतलब कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें गलती किसकी मानी जाएगी? सेलर की। जरा देखो, फर्स्ट, वेयर द सेलर मेक्स अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन एंड द बायर रिलाइज ऑन इट। सेलर ने तो पूछताछ करी थी लेकिन बायर ने तो पूछताछ करी थी लेकिन सेलर ने झूठ बोला, ठीक है। अगर सेलर ने झूठ बोला, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ब्रेड लेने गए या मिल्क लेने गए, तो आपने देखा होगा उसमें यूज बाय की डेट पड़ी होती है, ठीक है। अब आपने डेट देखी तो उसमें डेट अगले दिन की थी, बाद में जाके पता चला कि उस सेलर ने वो डेट को ना उसमें टेम्परिंग करी हुई थी, डेट गलत रखी हुई थी। अब बताओ, हमने तो देख समझ के लिया, लेकिन अगर सेलर ने जानबूझ के झूठ बोला है तो यहाँ सीवेट एम्प्टर अप्लाई नहीं होगा और गलती किसकी मानी जाएगी? सेलर की। सेकेंड, when the seller actively conceals a defects in the good which is not visible on reasonable examination। बताओ क्या मतलब हुआ? हाँ, कह रहे हैं सेलर ने इस तरह से हाइड करा हुआ है कि पता नहीं चल सकता। जैसे आप कपड़ा लेने गए, आप शर्ट का कपड़ा लेने गए थे, उसने आपने कहा कपड़ा अच्छा है, उसने कहा बहुत अच्छा है, आपने पूरा चेक भी कर लिया, कहीं से डिफेक्टिव नहीं था। फिर जब आप घर लेकर आए, आपने उसको वॉश किया तो वो था तो पूरा कपड़ा, वो बन गई रुमाल। अब दुकान से जब हम खरीदते हैं तो वहीं धो के देख लेते हैं, ये किसकी गलती हुई? सेलर की, ठीक है। अगर रीजनेबल एग्जामिनेशन पे फॉल्ट दिख जाता तो गलती बायर की थी, लेकिन हमने तो देखा, हमें कुछ नहीं दिखा क्योंकि आपने उसके डिफेक्ट को छुपा के रखा था, तो गलती किसकी हो जाएगी? सेलर की। हाँ बेटा, इंप्लाइड वारंटी कंडीशन का तो टॉपिक ही खत्म हो गया, ये तो सीवेट एम्प्टर है नॉर्मल, ठीक है। अब ये जैसे एक तरह से देखा जाए तो अगर आप डालना चाह रहे हो तो मर्केंटेबल क्वालिटी में डाल सकते हो, इंप्लाइड कंडीशन एज टू मर्केंटेबल क्वालिटी, कि वो गुड्स जो थे वो खरीदने बेचने लायक नहीं थे। अगर क्लॉथ का एग्जाम्पल है, ब्रेड का लोगे तो होलसमनेस लगा सकते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सेलर को वापस लेना पड़ेगा और पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। इन केसेस में सेलर की गलती है। थर्ड, व्हेन द बायर, देखो अब ये वही पॉइंट आया, रिलाइंग अपॉन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर हैज एक्सप्रेसली कम्युनिकेटेड हिम द पर्पस फॉर विच द गुड्स आर रिक्वायर्ड। बताइए, समझ आ गया? आपने मेडिकल स्टोर वाले को बता दिया था, वही हॉट वाटर बॉटल वाला एग्जाम्पल फिर आ गया, आपने उसको बता दिया था कि हमें सिकाई करने के लिए बॉटल चाहिए,
ठीक है, अगर आपने ये पर्पस बता दिया था और उसने गलत गुड्स दिए तो गलती किसकी होगी? सेलर की. ओके, where goods are brought by description from a seller who deals in goods of that description. अगर हमने ऐसे सेलर से गुड्स लिए जो उन्हीं गुड्स में डील कर रहा था तो ये मान लिया जाता है कि सेलर वो ही गुड्स हमको प्रोवाइड कराएगा, हमें चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. जैसे अभी हमने आपको बताया हम कुछ गुड्स को ब्रांड नेम के अंडर ले रहे हैं. अगर आप कोलगेट ले रहे हैं तो आपको पता होगा कि भाई उस बॉटल के अंदर वो जो उसका ट्यूब होता है ट्यूब के अंदर कोलगेट ही होगा, वो भी चेक करके लेते हो. जैसे सोप लेने जाते लक्स लेने के तो पहले वहां नहा के देखते हो कि बढ़िया लग रहा है कि नहीं, लेके आते हो ना, अपने ब्रांड देख लिया. अगर आपको पता है कि भैया ये कोलगेट बेचते हैं और कोलगेट का ओरिजिनल प्रोडक्ट है तो आप ले आए, उसके बाद भी अगर उसमें गलती निकलती है तो बायर की डिफॉल्ट नहीं मानी जाएगी. ठीक है, तो सिविट टेम्प्टर का रूल ये कहता है कि लेट द बायर बिवेयर, लेकिन इन 4 कंडीशंस में गलती किसकी होगी? सेलर की. ठीक है, पक्का. अब ये भी इसका रीड कर लेना एग्जाम्पल्स, बहुत इजी एग्जाम्पल है, हो जाएंगे. और ये इंपॉर्टेंट मार्क करो, अब सीवेट टेम्प्टर का एक नया सिस्टम आया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से, सीवेट वेंडेटर. सीवेट वेंडेटर समझ गए? वेंडर, वेंडर सेलर. लेट द सेलर बिवेयर. तो कह रहे अभी तक तो हम यही मानते थे लेट द बायर बिवेयर, लेकिन लेट द बायर बिवेयर में दिक्कत ये हो रही थी, बायर्स के साथ बहुत धोखाधड़ी हो रही थी. सेलर, हम लोग के साथ यही तो होता है. आप देखिए सब्जी वाले के पास जाते हैं, आप पूछते फ्रेश है, वो कहता है इससे फ्रेश तो कुछ हो ही नहीं सकता. फिर जब आप घर आके देखते तो सिर्फ ऊपर ऊपर की फ्रेश थी, अंदर खराब थी. तो देखा जाए तो इसमें बार बार किसकी मिस्टेक हो रही थी? बायर की. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने क्या कहा कि सिविट टेम्प्टर पे एक नया वर्ड हमने ऐड कर दिया. कौन सा? सिविट वेंडेटर. With the enactment of Consumer Protection Act, the legislature corroborated the rights of buyer as against misleading and delusive practices of the vendor. It has been established that goods being transacted in large number and online purchases are two most crucial reasons. Online purchaser में आप purchasing में आपको नहीं लग रहा let the buyer beware तो हो ही नहीं पाता है. हम तो फोटो देख के मंगाते हैं, जब आते हैं तब समझ में आता है ये आया है ना. तो उन्होंने क्या कहा? अ ब्लेंड ऑफ बोथ द डॉक्ट्रिन्स should be applied to ensure that blanket immunity with the doctrine of civet tempter places on the seller is being restricted with the help of civet vendetor. कह रहे हैं दोनों चीजों को देखना पड़ेगा, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की भी है और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की है. तो हम ब्लैंकली ये नहीं कह सकते कि ओनली द बायर शुड बी अवेयर. ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर पे भी डाल दी है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? सिविट वेंडेटर. हाँ बेटा, हाँ ये उसमें नहीं होगा ना, बस इतना ही याद रखो, सिविट वेंडेटर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, दैट्स इट. ठीक है, और कुछ नहीं, बस इनका भी यही खत्म हो गया. ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले टॉपिक पे, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. कह रहे पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, सेल में बताओ पोजेशन ट्रांसफर होती है कि ओनरशिप? दोनों, है ना. इंपॉर्टेंटली ओनरशिप, हो सकता है पोजेशन बाद में ट्रांसफर हो, लेकिन देखा जाए तो दोनों ट्रांसफर होगा. और ओनरशिप के साथ साथ क्या जाती है? रिस्क. ओके, गुड्स का अगर लॉस होता है तो ये देखा जाएगा कि उस टाइम उसका ओनर कौन था. जो उसका ओनर है उसी के ऊपर लायबिलिटी आएगी. बड़ा छोटा सा एग्जांपल देंगे, ऑक्शन सेल समझते हैं? नीलामी हो रही है, तो मान लो आज हमने डिसाइड किया ये सब नीलाम कर डालेंगे हम. ठीक है, बहुत हो गई क्लास वास, तो हमने कहा सबसे पहले ये पोडियम नीलाम करेंगे. ठीक है, तो चलो पोडियम नहीं, कोई फ्रिजाइल आइटम लेते हैं. मान लीजिए हमारे और आपके बीच में डील हो रहा है पेंटिंग, एक बहुत खास पेंटिंग है, उस पेंटिंग की नीलामी चल रही है. ठीक है, अब जैसे ही ऑक्शन हुआ और जैसे ही ये हुआ कि 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000, ये समझे क्या होता है? हैमर. ठीक है, जैसे ही 1,03,000 हुआ, पेंटिंग बिक गई, हमने आपको पेंटिंग पकड़ाई, आपने पेंटिंग पकड़ी ही थी कि आपका फोन बज गया. ठीक है, फोन उठाने हाथ गए और पेंटिंग हाथ से छूट गई और पेंटिंग टूट गई. रिस्क किसकी है? बायर की. अच्छा, मान लीजिए हमने कहा पेंटिंग आपकी हुई 1,01,000, 1,02,000 और तीसरा हैमर पेंटिंग पे ही चला गया हमारा. अब बताओ किसकी गलती है? सेलर की. जस्ट सेकंड्स का डिफरेंस था. ठीक है, लेकिन किससे पता चल रहा है लॉस किसका है? ओनरशिप से. जब तक तीसरा हैमर नहीं गया तब तक ओनरशिप नहीं हुई. जैसे ही तीसरा हैमर हो गया ओनरशिप हो गई. उसके बाद भी पेंटिंग अगर गिर गई तो रिस्क किसकी होगी? बायर की. तो देखिए, द सोल पर्पस ऑफ सेल इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. अब इसके कुछ रीजंस देखो. फर्स्ट पॉइंट, द जनरल रूल इज दैट रिस्क फॉलोज ओनरशिप.
रिस्क और ओनरशिप साथ साथ जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता डिलीवरी हुई है कि नहीं हुई है. सेकेंड, when there is a danger of goods being damaged by the action of third party, it is generally the owner can take the action. गुड्स अगर किसी थर्ड पार्टी ने डिस्ट्रॉय करे हैं तो बताओ थर्ड पार्टी के ऊपर केस कौन करेगा, बायर की सेलर? जो भी उस टाइम ओनर होगा. अगर सेल अभी नहीं हुई है तो सेलर केस करेगा, सेल हो गई है तो बायर केस करेगा. थर्ड, द राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी may depend upon passing of the property if the buyer resells the goods to a third party. बताओ थर्ड पार्टी को अगर गुड रीसेल किया जा रहा है, ठीक है, तो थर्ड पार्टी को ओनरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि बायर के पास ओनरशिप है कि नहीं. अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई थी तो बायर फर्दर ट्रांसफर कर सकता है, और अगर अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई थी तो बायर ट्रू ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता. और ये पॉइंट हमने कल आपको बताया था कि इंसॉल्वेंसी अगर होगी, याद आया ये पॉइंट, बायर की इंसॉल्वेंसी में वो गुड्स काउंट होंगे कि सेलर की इंसॉल्वेंसी में गुड्स काउंट होंगे. अगर सेल हो गई है तो बायर के गुड्स में काउंट होंगे, अगर सेल नहीं हुई है तो सेलर के में काउंट होंगे. एनी डाउट? देखो, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ ईदर द सेलर और द बायर, इट इज नेसेसरी टू नो वेदर द गुड्स कैन बी टेकन ओवर बाय द ऑफिशियल असाइनी. It will depend upon whether the property in the goods was with the party adjudged insolvent. जो इंसॉल्वेंट हुआ है उसके पास ओनर थी कि नहीं, अगर उसके पास ओनरशिप थी तो फिर उसके में काउंट होंगे. नाउ, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन स्पेसिफिक गुड्स. क्या होते थे स्पेसिफिक एसेटेन्ड एंड अनएसेटेन्ड? जब हमने स्पेसिफिकली बता दिया है कि हमें यही आर्टिकल चाहिए, वो स्पेसिफिक होता था. अगर होल लॉट में गुड्स हैं अभी तक आपके लिए आइडेंटिफाइड नहीं है तो वो अनएसेटेन्ड होता था, और आपके लिए अलग कर दिया गया तो एसेटेन्ड. अब हमको बताओ अनएसेटेन्ड है अभी तक गुड्स, ठीक है, तो ओनरशिप किसकी है? सेलर की. लेकिन आपके लिए उसने अलग निकाल के रख दिया और डिलीवरेबल स्टेट पे कर दिया, तो वो क्या माना जाएगा? बायर की हो गई. डिलीवरेबल स्टेट का एग्जांपल समझिए, जो सीलिंग फैन होता है, ठीक है, अगर आपने देखो तो ये सीलिंग फैन समझ के वो गोला और पर, हाँ, तो वो खरीदा है कभी? वो डिसमेंटल्ड फॉर्म में होता है, ये पता है ना, उसके पर अलग होते, गोला अलग होता, फिर उसको जोड़ता है इलेक्ट्रीशियन, फिर लगाता है. ठीक. अब क्या हुआ, हम पंखा खरीदने गए, हमने कहा भैया पंखा दे दो, उसने कहा पक्का यही खरीदना है? हमने कहा हाँ. वो कह रहे हम जोड़ दें इसको, लगा दे, बना दे? हमने कहा हाँ हाँ लगा दो. जब उसने बेचारे सारे पेच कस के पूरा पंखा बना दिया, हमने कहा लगने के बाद अच्छा नहीं लग रहा, नहीं लेंगे. अब मना कर सकते हैं? सेकेंड एग्जाम्पल जो आपको बड़ा रिलेट करता है, आप फोन खरीदने जाते हैं, ठीक है, आप जब फोन लेते हैं तो कहते हैं पक्का खरीद लिया? आपने कहा हाँ, ठीक है. फिर आप कहते हैं इसमें सब डाल दो, हमारा सॉफ्टवेयर ऑफर डाल दो, हमारा व्हाट्सएप चला दो, ये चला दो. इवन जब आप लैपटॉप लेने जाते हैं तब भी ऐसा होता है. उसने कहा ठीक है सब कर दें. अब उसने आपके लैपटॉप में फोन में सब डाल दिया, इंस्टा चला दिया, फेसबुक सब चला दिया, आपका इंस्टॉल हो गया. फिर जब आपने कहा अच्छा लग नहीं रहा वैसे हमारे हाथ में फोन, अब वापस कर सकते हैं? पता है पहले लोग ऐसा करते थे, इसलिए अब वो लोग पता है क्या करते हैं, कुछ भी आपके फोन में सॉफ्टवेयर डालने के पहले कहते हैं बिल कटवा लो पहले. कभी देखा है? वो ये कहते हैं पहले पेमेंट कर दो फिर जो करना है करो, क्योंकि लोग क्या करते थे बाद में डिनाई कर देते थे. इसका मतलब हुआ वो फोन जब तक फोन था, आपने जैसे ही उसकी सील खुलवा ली, अपना सिम डलवा लिया, आपने उसको डिलीवरेबल स्टेट में ले आए, और जैसे ही आप उसको डिलीवरेबल स्टेट में ले आए, नाउ यू आर बाउंड टू टेक डिलीवरी. यानी अब रिस्क किसकी हो गई? बायर की. ठीक है, तो देखो क्या कह रहे हैं, where there is unconditional contract of sale of specific goods in a deliverable state, the property in the goods passes to the buyer when the contract is made. Example देखो, X sells a machine to Y which was ready for delivery. उसने एक मशीन पसंद करी, ठीक है, और वो मशीन डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार थी, सारी सब कुछ इंस्टॉल हो गया था. Y tells X that he will take delivery the next day. At night the machine was destroyed by fire without the fault of any party. As the machine was in a deliverable state, property in goods had passed to Y and he has to bear the loss. बताओ, deliverable state में हो गए थे, उसने कहा डिलीवरी हम कल लेंगे, रात में गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, सेलर और बायर बेयर करेगा, बिकॉज द गुड्स वर इन द डिलीवरेबल स्टेट. इससे फर्क नहीं पड़ता कि गुड्स कहाँ रखे थे. हाँ बेटा, तब तो ऑब्वियसली सेलर से वो रिकवर कर लेगा अमाउंट. वैसे तो मतलब जो लॉस है वो बायर का ही है. अब अगर बायर ये क्लेम कर दे कि भैया तुमने लापरवाही करी थी, ठीक है, तो हो सकता है रिकवर कर ले, बट फर्स्ट इंस्टेंस पे प्राइमा फेसी किसकी लायबिलिटी आएगी? बायर की. जैसे मान लीजिए आपने किसी दुकान से सामान खरीदा, आप करते हैं बहुत ऐसा,
आपने सामान खरीदा, फिर आप कहते भैया अभी इसको रखे रहो, जरा मार्केट से और सामान खरीद के आते, फिर आखिरी में उठा लेंगे, यही करते हैं, है ना। अब आपने उसका सामान रख दिया, आप पूरी मार्केट से करने गए और तब तक वो चूहे आपका सामान खा गए। टेक्निकली आप चिल्लाएंगे उसके ऊपर, आई नो, बट टेक्निकली लॉ के हिसाब से गलती आपकी है, क्योंकि उसने तो, आपने क्यों छोड़ा, उसने सेल कर दी, डिलीवरी दे दी, उसका काम खत्म। अब आप अपनी रिस्क पे छोड़ के गए थे, इसीलिए कुछ लोग बेचारे लिखवा भी देते हैं अपना सामान अपनी स्वयं रक्षा करो, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली लाइबिलिटी किसकी होगी, बायर की। हाँ बेटा, सी मनी कंसिडरेशन से हम लोग सेल नहीं देखते, रीजन बीइंग कई बार मनी तो हम बाद में पे करते हैं इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। सेल मींस जिस दिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया, सेल कंप्लीट हो गई, जरूरी नहीं है पैसे मिलने को सेल नहीं मानते, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, प्राइस हो सकता है टू बी पेड इन इंस्टॉलमेंट, टू बी पेड इन फ्यूचर। उधार पे माल खरीद लिया, अगर मान लो तुमने उधार पे माल खरीदा है तो पैसे तुम हमें 1 महीने बाद दोगे, लेकिन जिस दिन से माल बिक गया, रिस्क उस दिन से तो बायर की हो गई ना। ओके, सेल इज नॉट कंप्लीट फ्रॉम पेमेंट ऑफ प्राइस, प्राइस अलग चीज है। ये डिसाइड, इसमें अभी टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, ओनरशिप कब ट्रांसफर हो रही है, ये पार्टीज के बीच में डिसाइड होता है। कई बार वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि जब प्राइस मिलेगा उस दिन सेल कंप्लीट होगी, और कई बार वो ये डिसाइड करते हैं कि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस, ठीक है। सो दिस विल बी डिसाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। अगर उन्होंने कहा प्राइस से मतलब नहीं है, तुम गुड्स ले जाओ, 1 महीने बाद पैसे दे देना, तो आज जब तुम गुड्स ले गए हो सेल हो गई, ठीक है। और अगर उन्होंने कहा नहीं प्राइस से ही पता चलेगा कि किस दिन सेल हुई है, तो फिर तब ओनरशिप ट्रांसफर होगी जब प्राइस पे हो जाएगा। हाँ, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो हम कुछ नहीं मानेंगे, हम यही कहेंगे अगर हमने डिलीवरेबल स्टेट पे पुट कर दिया तो हम ये मान लेंगे कि सेल हो गई है, एंड द लॉस विल बी बोर्न बाय द बायर ओनली, ठीक है। जब तक प्राइस मेंशन्ड नहीं, कुछ नहीं है, तब तक हम अपने मर्जी से लेके नहीं चलेंगे। वो भी टॉपिक में पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, सिंपल, जो आपस में वो डिसाइड कर ले, ठीक है। जैसे सिंपल सा लो ना, आप कोई नॉर्मल सा पेन लेने जाते हो, वहां सेल कब कंप्लीट होती है, जब प्राइस दे देते हो, दिस इज बाय यूजेज ऑफ ट्रेड, ठीक है। लेकिन आप एसी जैसा सामान खरीदने जाते हो, वहां वो क्या कहता है, इंस्टॉलमेंट पे ले जाओ। तो दिस सिंपली डिपेंड्स कि सेल कब हुई है, डिपेंड्स अपॉन द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, ओके। सब्जी वाले सब्जी खरीदते हैं तो कब होती है, पहले पैसे दो फिर वो देगा थैला आपका, है ना। चलो सेकंड कह रहे हैं, where there is a contract of sale of specific goods not in a deliverable state, the seller has to do something to the goods to put them in deliverable state, the property does not pass until that thing is done and the buyer has notice of it। तो अगर आपको उसको डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए कुछ करना था, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप ऑयल लेने आए मेरी शॉप से, ठीक है, और आपने कहा हमें 1 लीटर ऑयल देना और 1 लीटर ऑयल मेरी बॉटल में भर के देना। अब जब तक वो 1 लीटर ऑयल मेरे पास रखा है, ठीक है, मेरे टैंकर्स में, तब तक आना एसर्टेन्ड है। डिलीवरेबल स्टेट में बताओ कब आ जाएगा, जब हम उसको बॉटल में फिलअप कर देंगे। हमने बॉटल में फिलअप कर दिया, उसके बाद डिस्ट्रॉय हो गया, बायर की फॉल्ट। जब तक हमने उसको बॉटल में फिलअप नहीं किया, सेलर का लॉस, सिंपल, ओके। नेक्स्ट देखो, ये यही एग्जाम्पल है जो अभी हमने बताया आपको, ऑयल वाला। द ऑयल वॉज टू बी फिल्ड इन कास्क बाय द सेलर and then taken away by the buyer. Some casks were filled in the presence of buyer, but before the remainder could be filled, a fire broke out. यानी उसने आधी bottles भर दी थी, आधी बची हुई थी। And the entire quantity of oil was destroyed. बताओ, जो उसने भर दी थी और buyer को पता था, इसका लॉस कौन बेयर करेगा, buyer। और जो bottles उसने अभी तक नहीं भरी थी, इसका लॉस कौन बेयर करेगा, seller। I hope it is pretty clear, ठीक है। Next is where there is a sale of specific goods in a deliverable state, but the seller is bound to wait, measure, test or do something with reference to goods. यानी लेट्स से आप कोई भी आइटम लेने गए, ठीक है, और वो पहले उसको वेट करेगा फिर आपको देगा, मतलब तौलेगा फिर आपको देगा। आप मैंगोज लेने गए, वो डिलीवरेबल स्टेट में कब होता है, जब वो आपको, मतलब आपको नहीं, मैंगो को तौलेगा, पन्नी में डालेगा, तब वो डिलीवरेबल स्टेट में हुए। तो जब तक वो वेट नहीं कर रहा है, पैक नहीं कर रहा है, तब तक वो डिलीवरेबल स्टेट पे नहीं माने जाएंगे, ठीक है। ये टॉपिक समझ में आ गया, सब में एक ही बात है, अगर डिलीवरेबल स्टेट में हो गया है और बायर को नोटिस है, तो लॉस किसका होगा, बायर का, नहीं तो वो लॉस किसका माना जाएगा, सेलर का। और इसी तरह देखो, अनएसर्टेन गुड्स में बताओ किसकी ओनरशिप होगी,
The property in an ascertained or future goods does not pass until the goods are ascertained. अनएसरटेन्ड वाले की ओनरशिप तब तक पास नहीं होगी जब तक उनको एसरटेन ना कर दिया जाए. एसरटेन मतलब हमने उनको निकाल के अलग कर दिया. इज दिस टॉपिक वेरी क्लियर? ठीक है, बस अब ये मन हो तो पढ़ लेना, अदरवाइज कोई खास दिक्कत नहीं है, वही सेम ही टॉपिक है. पासिंग ऑफ रिस्क में आओ. द जनरल रूल इज दैट goods remain at seller's risk until the ownership is transferred to the buyer. Generally किसकी रिस्क रहती है? सेलर की, जब तक सेल नहीं हो जाती. आफ्टर द ओनरशिप हैज पास्ड, अब बताओ रिस्क किसकी हो जाएगी? बायर की. और लिखा है whether delivery has been made or not. डिलीवरी से मतलब नहीं है, ओनरशिप से मतलब है. जब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल दिया कि आपने उससे कहा मेरी पन्नी रख लो, हम आके ले लेंगे, तो यहाँ ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, डिलीवरी नहीं हुई. लेकिन अगर गुड्स का लॉस होता है तो रिस्क किसकी होगी? बायर की. ओके, हाँ, डिलीवरेबल में आ गया तभी तो बेटा सेल हुई. सेल का मतलब ये डिलीवरेबल स्टेट में आ गया होगा. ठीक है, बल्कि रिवर्स देखो, डिलीवरेबल स्टेट में लाने का मतलब ही यही है कि नाउ इट इज टू बी सोल्ड. हाँ बेटा, हाँ हाँ, तो ये पार्टीज ने डिसाइड किया होगा कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी. जैसे आप वॉशिंग मशीन लेट से खरीदने गए, आपने पैसा उसकी दुकान में दे दिया और उसने कहा आप घर जाओ, हम घर पहुंचा देंगे, यही पूछ रहे हो ना. अब ये उनके बीच के कॉन्ट्रैक्ट में होगा कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी. लॉजिकली सोचो, जब आपने दुकान में पैसे दे दिए तो देखा जाए ओनरशिप ट्रांसफर हो गई. ठीक है, बस यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है, अगर वो वॉशिंग मशीन भेज रहा है अपने रिक्शे वाले के थ्रू और बीच में डैमेज हो जाता है तो गलती उसकी होती है. लेकिन अगर मान लीजिए उसने आपसे कह दिया, ये पता है कोर्स ऑफ डीलिंग से समझ में आ जाता है. मान लीजिए उसने कहा भैया वॉशिंग मशीन रखी है, हम नहीं भिजवा पाएंगे, अपना रिक्शे वाला करो और ले जाओ. अब आपने अपना रिक्शे वाला करा, वॉशिंग मशीन चढ़ा के ले जा रहे थे, बीच में चली गई मशीन, रिस्क किसकी हो गई? बायर की. कोर्स ऑफ डीलिंग से समझ में आ जाता है. ठीक है, लॉ सिर्फ ये कहता है कि पॉइंट ऑफ सेल देखो, जहां ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है वहां से रिस्क ट्रांसफर होगी. दैट्स इट. ओके ओके, एग्जाम्पल देखिए. ए बाइज गुड्स ऑफ बी. ए ने गुड्स खरीदे, किसके थे वो? बी के. एंड प्रॉपर्टी हैज पास्ड फ्रॉम बी टू ए, बट द गुड्स रिमेन इन बीज वेयर हाउस एंड द प्राइस इज अनपेड. गुड्स अभी तक किसके पास है? बी के पास. बिफोर डिलीवरी बीज वेयर हाउस इज बर्न डाउन फॉर नो फॉल्ट ऑफ बी एंड द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड. ए मस्ट पे बी द प्राइस ऑफ द गुड्स एज ही वॉज द ओनर. बताओ लॉस किसका हुआ? ए का. भले ही डिलीवरी नहीं हुई थी, प्राइस भी नहीं पे हुआ था, लेकिन क्योंकि सेल हो गई थी तो लॉस किसका होगा? ऑब्वियसली बायर का. हाँ, वही हर चीज का वही आंसर है, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज. ठीक है, ये कह रहे हैं ना, ए बाइज द गुड्स एंड द प्रॉपर्टी हैज पास्ड. लिख तो रहे साफ साफ बेटा, प्रॉपर्टी हैज पास का मतलब ओनरशिप पास हो गई. ठीक है, अगर ओनरशिप पास हो गई है, आपने प्राइस दिया, देखो तीन अलग अलग चीजें हैं. पोजेशन मतलब डिलीवरी देना अलग बात है, प्राइस देना अलग बात है, और ओनरशिप ट्रांसफर होना अलग बात है. अगर वो कह रहे हैं हमने तुम्हें ओनरशिप दे दी है, ठीक है, चलो ऐसे समझते हैं, हमने आपसे कहा, अगेन बिल्डिंग का एग्जांपल लेंगे लेकिन सेल्स ऑफ गुड्स में एप्लीकेबल नहीं है. हमने तुमसे कहा आज से हम तुमको बिल्डिंग ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन अभी 10 दिन हमको रहने दो. ठीक है, तो डिलीवरी नहीं हुई एक तरह से देखा जाए, लेकिन ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गई ना. अब ये कैसे पता चला? क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम तुम्हें ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं, बट रहेंगे अभी हम ही, यानी अभी हमने डिलीवरी नहीं दी है. सो ये लिख रहा है साफ साफ, प्रॉपर्टी पास हो गई थी, भले ही प्राइस ना पे हुआ हो या डिलीवरी ना हुई हो. इन दैट सिनेरियो ऑल्सो अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है तो लॉस किसका होगा? बायर का. मॉनेटरी है, बट वो ये थोड़ा ना कहता है कि प्राइस तुरंत पे हो. प्राइस मींस प्राइस टू बी पेड करेंटली और इन फ्यूचर और इन इंस्टॉलमेंट. ठीक है, प्राइस का मतलब ये नहीं होता कि तुरंत प्राइस दो. प्राइस तो किसी भी फॉर्म में पे हो सकता है. हो सकता है हम बाद में दें, हो सकता है हम इंस्टॉलमेंट में दें, हो सकता है हम पार्ट्स में दें, हो सकता है डेफर्ड सिस्टम में दें. हाँ, समझ में आया? ठीक है, चलो अब देखो, बट द पार्टीज में अग्री. अब यही लाइन हम आपको बता देते हैं. नॉर्मल रूल तो यही होता है, द लॉस फॉल्स ऑन द ओनर, बट द पार्टीज में अग्री दैट द रिस्क विल पास एट अ टाइम डिफरेंट फ्रॉम द टाइम व्हेन ओनरशिप पास्ड. लेकिन हो सकता है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड कर ले कि जब प्राइस पे हो जाएगा तब रिस्क ट्रांसफर होगी. ठीक है, हो सकता है. वैसे तो रूल क्या कहता है? ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो रिस्क ट्रांसफर होगी, बट हो सकता है वो इससे कुछ अलग डिसाइड कर ले.
the parties may agree that risk will pass at a different time from the time when ownership passed. For example, the seller may agree to be responsible for goods even after ownership is passed. अब देखो ये एग्जाम्पल, आप वॉशिंग मशीन खरीदने गए थे, आपने पैसा दे दिया, उसने वॉशिंग मशीन दे दी, देखा जाए सेल हो गई, देखा जाए रिस्क किसकी है, बायर की, लेकिन वहां सेलर पता है क्या कहता है, आप टेंशन ना लो, आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी, यही बोलता है वो, जबकि सेल हो गई थी, ओनरशिप पास हो गई थी, तो टेक्निकली रिस्क किसका था, बायर का, लेकिन सेलर खुद कूदा, सेलर क्या बोला, आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी, तो जिम्मेदारी मेरी इज व्हाट, रिस्क। अब अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हुए तो सेलर, अब यहां देखो रूल फॉलो नहीं हुआ, यहां क्या हुआ, ओनरशिप तो उसी टाइम दुकान पे ही ट्रांसफर हो गई थी, लेकिन घर तक पहुंचने की रिस्क अभी भी सेलर की है। सो दिस इज डिसाइडेड बिटवीन द पार्टीज, और कई बार यही सेलर कहते थे नहीं हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, इसका मतलब वो बोल रहा है कि आई विल नॉट बियर द रिस्क। ओके, चलो नेक्स्ट देखिए, इसमें एक ये केस देखना हो, देख लो, वन ऑफ द टर्म्स अडॉप्टेड बाय द कॉफी बोर्ड फॉर ऑक्शन ऑफ कॉफी, किस चीज का ऑक्शन हो रहा था, कॉफी, was the property in the coffee knocked down to a bidder would not pass until the payment of price. Exactly. अब ऑक्शन सेल तो ये कहता है ना, जैसे ही नॉकडाउन हो गया, मतलब 1 2 3 हो गया, ओनरशिप पास, लेकिन वो कह रहे हैं हमारे केस में ओनरशिप तब तक पास नहीं होगी जब तक प्राइस पे नहीं होगा, तो फिर ये मान लिया जाएगा, ठीक है। सिंपल भाषा में बात करें तो जो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो माना जाएगा, इन द एब्सेंस ऑफ दैट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा, ठीक है, तब सेल्स लगेगा। ओके ओके, अब आ जाओ, इंपॉर्टेंट मार्क करिए, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय पर्सन नॉट द ओनर, इसका ये एक मैक्सिम है, निमो डैट कॉड नॉन हैबिट, पहले बोल के दिखाओ, निमो नहीं, निमो डैट कॉड नॉन हैबिट, नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज, जो हमारे पास नहीं है, जिसके ओनर हम नहीं है, वो हम आपको नहीं दे सकते। क्या हम आपको ताजमहल बेच सकते हैं, चलो बड़ी बातें तो हम करते नहीं, Z2 खरीद लो हमसे, खरीद लो, कल पैसे ले आना, क्यों नहीं बेच सकते, आप सबसे पहले क्या पूछेंगे, आपका है जो बेच रही हैं, ठीक है, यानी कि हम सिर्फ वो चीज बेच सकते हैं जिसके हम ओनर हैं। ऐसे देखो छोटी छोटी बात हम करते नहीं है, मानी का जो बंगला है वो ले लो हमसे, मानी का बंगला है ना बहुत बड़ा वाला, वो हमसे खरीदोगे, और कह रहे मजाक चल रहा है तो हम भी खरीद लेंगे, ऐसी क्या बात है, हम वो नहीं बेच सकते क्योंकि हम उसके ओनर नहीं हैं। क्या आप कोई ऐसी सिचुएशन सोच सकते हो कि हम ओनर नहीं हैं, हम तब भी बेच सकते हैं, एजेंट, एब्सोल्युटली, एजेंट जो होता है वो ओनर नहीं होता लेकिन आराम से बेचता है, ठीक है, किसी भी एजेंट को ले लो, इवन रियल एस्टेट एजेंट्स को देखो, अरे हमारी प्रॉपर्टी समझो, रियल एस्टेट एजेंट समझ के, ब्रोकर देखिए प्रॉपर्टी दिखाने जाते हैं, ऐसे दिखाने जाते हैं कि उन्हीं का घर है, अरे इससे अच्छा हो ही नहीं सकता, वो बेच रहे हैं, ठीक है। या गुड्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो जो प्रिंसिपल होता है और उसका एजेंट, अब एजेंट गुड्स बेच रहा है जबकि ही इज नॉट द ओनर। बेसिक रूल ये कहता है, निमो डैट कॉड नॉन हैबिट ये कहता है, नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज, लेकिन इसके होते हैं कुछ एक्सेप्शंस, ठीक है। तो पहले देखते हैं ये रूल क्या है, निमो डैट कॉड नॉन हैबिट, नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज, as applied to sales of goods act, the rule means that seller of goods cannot give a better title to the buyer than he himself possess, even a bona fide buyer who buys stolen goods from a thief। समझ आया क्या हुआ, ठीक है, अगर आपने कोई चुराया हुआ माल, मेरे पास एक वो फोन, आईफोन, महंगा वाला आईफोन होता है ना, वो रखा था हमारे पास, हमने कहा हमसे ले लो, आपने हमसे खरीद लिया, जैसे ही आपने खरीदा वैसे ही उसका ट्रू ओनर आ गया और उसने कहा ये फोन तो हमारा है, आप कहेंगे हमने तो मैम से लिया था, बाद में आपको पता चला मैम तो चुरा के लाई थी, अब बताओ आपको ट्रू ओनरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसीलिए तो कहते हैं किसी से भी कोई सामान खरीदने के पहले उसका बिल देखो कि वो ओरिजिनल ओनर था भी कि नहीं था। तो बताओ ये जो बोनाफाइड पर्सन है यानी आप, जिसने ये भरोसा करके कि मैम का फोन है, मैम ने खरीदा होगा, आपने फोन ले लिया कि आपको ट्रू ओनरशिप मिलेगी नहीं, क्योंकि आप बोनाफाइड नहीं माने जाएंगे, आपने प्रॉपर इंक्वायरी नहीं करी। एग्जाम्पल देखो 1 and 2 कोई भी देख लो, 2 देख लो, A finds a ring of B, A को क्या मिल गई, अंगूठी मिल गई B की, और उसने बेच दी थर्ड पर्सन को फॉर वैल्यू एंड फॉर गुड फेथ। द ट्रू ओनर, बताओ ट्रू ओनर रिकवर कर लेगा कि नहीं कर लेगा, यस कर लेगा, क्योंकि वो अंगूठी चुराई हुई थी, खरीदी हुई नहीं थी, ओके। जो खुद ओनर नहीं है वो ट्रू ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता।
हाँ, अब देखा जाए तो गलत किसके साथ हो गया, इनके साथ, जो थर्ड पर्सन जिसने फॉर वैल्यू लिया एंड गुड फेथ लिया है। देखा जाए तो गलत क्या हुआ, पहली चीज तो उसको चेक करना चाहिए था, ठीक है। अगर मान लो उसने चेक नहीं भी किया और वो कह दे कि नहीं भैया हमने तो चेक किया था, इन्होंने हमें फर्जी पेपर्स दिखा दिए थे, वो ये भी तो कह सकता है। मैक्सिमम वो धोखाधड़ी का केस कर सकता है, गुड्स वापस नहीं ले सकता। गुड्स ट्रू ओनर के पास चले जाएंगे, वो मेरे ऊपर, मतलब आप मेरे ऊपर धोखाधड़ी का केस करोगे और उसके लिए डैमेजेस रिकवर कर लोगे, बट द गुड्स विल गो टू द ट्रू ओनर। हाँ बेटा, तुम उसी टॉपिक में घूम रहे हो अभी। बिल्कुल है, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल है, लेकिन यहाँ पर बात वही आ गई ना कि आपको चेक करना चाहिए था, ठीक है। इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल क्या कहता है कि अगर हमने दिया है तो मेरा टाइटल डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर वही चीज हुई, आप इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल क्या कह रहा था, आप गुड्स वापस कर सकते हो। यहाँ आप वापस क्या करोगे, आपसे ले ही लिया जाएगा, थर्ड पर्सन ले लेगा। इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल ये कह रहा था अगर हम किसी से कोई सामान खरीद रहे हैं तो ये इम्प्लाइड है कि वो उसका ओनर है, ठीक है, और बाद में वो ओनर नहीं निकलता है तो फिर हम उसको गुड्स वापस कर सकते हैं। यहाँ वाली सिचुएशन में क्या बोला, हमने आपसे गुड्स खरीदे, ठीक है, ये इम्प्लाइड था कि आप उसके ओनर हैं, बाद में पता चला ओनर नहीं, चोर है, चुरा के लाए हैं, तो हमें गुड्स वापस क्या करने पड़ेंगे, वापस तो ले ही लिया जाएगा हमसे। कौन ले लेगा, ट्रू ओनर ले लेगा। बात वही हो रही है, ठीक है। हम क्या क्लेम करेंगे, सिर्फ डैमेजेस, ओके। गुड्स विल गो टू द ट्रू ओनर ओनली, ओके। अब इसके एक्सेप्शंस देखो, यानी कुछ सिचुएशन में वो लोग गुड्स सेल करते हैं जो ओनर नहीं होते। जरा देखो, पहला क्या है, सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट। एग्जाम्पल देखना, X gives his car to a mercantile agent for sale not below 1 lakh. A sells the car for 75,000 to Y. Y brought in good faith and without notice of instruction by X to A. बताओ Y को गुड टाइटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस मिलेगा, क्योंकि वो किससे खरीद रहा है, एजेंट से। अब उससे कहा गया था कि 1 लाख का बेचना, लेकिन उसने 75,000 का बेचा, ये वो दोनों समझे। जिस ट्रू ओनर को मिल गया वो तो ले ही लेगा, ठीक है, फाइन, ये एक्सेप्शन है। सेकेंड, सेल बाय अ को ओनर। को ओनर समझते हो, एक ही चीज के दो ओनर हैं या तीन ओनर हैं, वो तीनों ही ओनर माने जाते हैं। अब एग्जाम्पल देखना, अमन, रमन एंड विनोद। देखो इन्होंने क्वेश्चन ही फॉर्म में दे दिया, आपको दिख ही रहा होगा कि यहीं से क्वेश्चन पूछ लेंगे, ये क्वेश्चन पूछे फिर खुद ही आंसर देंगे। देखना, अमन, रमन एंड विनोद वर जॉइंट ओनर्स ऑफ अ ट्रक। क्या था इन तीनों के पास, ट्रक थी। एंड द पोजेशन ऑफ द सेट ट्रक वाज विद रमन। पोजेशन किसके पास थी, रमन के पास, जबकि ओनर तीनों थे। सुधीर ने वो ट्रक खरीद ली रमन से विदाउट नॉलेज ऑफ अमन एंड विनोद। अमन और विनोद को पता भी नहीं था, और रमन ने क्या किया, किसको बेच दी, सुधीर को बेच दी, ठीक है। अब एक चीज सोचो, सुधीर ने ओनर से खरीदी है, लेकिन देखा जाए तो तीनों ओनर की मर्जी से नहीं खरीदी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सुधीर ने खरीदी तो ओनर से ही है, लेकिन तीनों ओनर की मर्जी से नहीं खरीदी है। नाउ डिसाइड इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वेदर द सेल बिटवीन रमन एंड सुधीर इज वैलिड। बताओ वैलिड होगी कि नहीं होगी? सुधीर की नजरों से देखो, उसने किससे खरीदी है, ओनर से, ठीक है। नो वन कैन गिव अ बेटर टाइटल टू गुड्स देन ही हिमसेल्फ हैज। हाउएवर एज पर सेक्शन 28, if one of the several joint owners has the sole possession of goods with the permission of other co-owners, ये जो रमन थे वो अमन और विनोद की मर्जी से ही वो गुड्स, वो ट्रक लिए हुए थे। The property in the goods is transferred to the person who buys in goods faith. So hence applying the provision of 28, truck, the property in truck has been passed to सुधीर। सुधीर की नजरों से देखो, सुधीर कह रहा है हमने तो ओनर से खरीदी है, हमने उनसे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल देखे, उनके पास ओनरशिप डॉक्यूमेंट भी थे ट्रक के, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो भले ही आप ओनर हो, भले ही इकलौते ओनर नहीं हो, तब भी आप ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं। एनी डाउट? थर्ड, सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर अ voidable कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज voidable? voidable मतलब जो अग्रीव्ड पार्टी के ऊपर होता है, वो चाहे तो वैलिड कर दे, चाहे तो void कर दे। एग्जाम्पल देखना सबके, X परचेजेस ज्वेलरी फ्रॉम Y। ओल्ड वाले में है एग्जाम्पल, सारे हैं नहीं है ना? एग्जाम्पल तुम लोग देख लेना, क्योंकि एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा और इसी से ना क्वेश्चंस बनेंगे। अच्छा, X परचेजेस ज्वेलरी फ्रॉम Y बाय कमिटिंग अ फ्रॉड। बताओ क्या हुआ, X ने ज्वेलरी खरीदी है Y से फ्रॉड करके, ठीक है। अब फ्रॉड कर, अगर फ्रॉड होता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है,
ये बात समझते हो? ठीक है, बट बिफोर Y कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, X sells the jewelry to Z, who buys it in good faith and without notice of X defective title. बताओ Z को ट्रू ओनरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यस मिल जाएगी। हाँ हम बता रहे हैं, हम समझा ही रहे थे। X purchases a jewelry from Y by committing a fraud. हमने आपके साथ फ्रॉड करके आपसे ज्वेलरी खरीद ली, ठीक है। फ्रॉड के केस में क्या होता है, जो अग्रीव पार्टी, अगर हमने आपके साथ फ्रॉड किया है तो बताओ अग्रीव पार्टी कौन हुए? आप। तो जो अग्रीव पार्टी होती है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को चाहे तो वैलिड डिक्लेयर करवा दे या तो बाद में चाहे तो वॉइड डिक्लेयर करा दे। अब हमने आपसे फ्रॉड करके आपसे ज्वेलरी खरीद ली, यानी आपके ऊपर था आप उसको वैलिड डिक्लेयर कराओ या वॉइड। आपने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया, तो जब तक आपने कुछ डिसाइड नहीं किया तब तक मेरे पास ओनरशिप है, ठीक है। हो सकता है मेरी ओनरशिप डिफेक्टिव निकले, वो कब निकलेगी? जब आप उसको वॉइड डिक्लेयर कराओगे, लेकिन उसके पहले ही हमने ये सामान किसी बोनाफाइड को बेच दिया। अब बोनाफाइड की नजरों से समझो, जब उसने हमसे खरीदा तब तो मेरे पास डॉक्यूमेंट ओनरशिप थी ना, उसको इस बात से क्या पता चल रहा है कि तुमने जब खरीदी थी तो फ्रॉड करके खरीदी थी, ओके। तो जब तक मेरे पास वो गुड्स हैं अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीव्ड पर्सन ने अभी तक अपना अधिकार एक्सरसाइज नहीं किया है, उस बीच में अगर हम बोनाफाइड को दे देते हैं तो बोनाफाइड को ट्रू ओनरशिप मिल जाएगी। हाँ हाँ, इसी में ही मान लो ट्रू ओनर यानी अग्रीव्ड पार्टी ने कह दिया कि दिस इज वॉइड, ये सेल वॉइड है, ठीक है। अब बताओ हम अगर बेचे तो उसको मिलेगा? अब नहीं मिलेगा। ये काम हम सिर्फ तब तक कर सकते हैं जब तक अभी उसने हाँ या ना में डिसीजन ना लिया हो। उसने डिसाइड नहीं किया है कि हमें वॉइड कराना है कि वैलिड कराना है, तब तक हमने किसी और को बेच दिया। अब क्लियर है? ठीक है। हाँ हाँ, अब अगर मान लो हमने बेच दिया, उसके बाद उसने कहा वॉइड है, अब उसको डैमेजेस मिलेंगे सिर्फ। ट्रू ओनरशिप किसको चली जाएगी? बोनाफाइड को। ठीक है, हुआ डाइजेस्ट? चले आगे। ओके, सेल बाय अ सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल, ये क्या लिखा है? सेल बाय अ सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल। हम गुड सेल कर चुके थे लेकिन पोजेशन अभी तक मेरे पास थी। क्या हम ओनर हैं? नो, लेकिन मेरे पास गुड्स की पोजेशन है और अब हमने ये गुड्स किसी को बेच दिए, बोनाफाइड को। देखो, B buys a mobile from S, which he agrees to deliver to B the next day. B ने मोबाइल खरीदा S से और S ने कहा कि हम तुम्हें कल डिलीवर कर देंगे। फिर उसी बीच में क्या हुआ? S sells the same mobile to T who pays a higher price. समझ में आया क्या हुआ? यानी हमने तुमको एक मोबाइल बेचा और हमने कहा कि कल हम डिलीवरी भिजवा देंगे। उसी बीच रात में एक बोनाफाइड आ गया और उसने कहा इसी मोबाइल का हम तुम्हें डबल प्राइस देंगे। तो हम लालच में आ गए और हमने क्या किया? हमने वो मोबाइल उसको बेच दिया जो डबल प्राइस दे रहा था। नाउ देखा जाए, जब हम सेल कर चुके थे तो हमारे पास बेचने का अधिकार नहीं था, लेकिन मेरे पास उन गुड्स की अभी तक पोजेशन थी, ठीक है। और वो जो नया पर्सन आया था वो बोनाफाइड था। तो इस केस में देखो क्या हुआ, T buys in good faith and without notice of previous sale, इसलिए T will get a good title। ये भी एक्सेप्शंस चल रहे हैं सब, किसके? निमो डैट कॉड नॉन हैबिट, मतलब हम ओनर नहीं है लेकिन फिर भी हम ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं। बिल्कुल सेम लाइन में यही है सेल बाय अ बायर इन पोजेशन। अब बताओ क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। सेल बाय अ बायर इन पोजेशन मतलब हाँ, कह रहे हैं इफ अ पर्सन हैज ब्रॉट और अग्रीड टू बाय द गुड्स विद द सेलर्स कंसेंट, पोजेशन ऑफ द गुड्स और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, any sale by him or his agent to a person who takes in good faith will be a valid sale. Example देखो, B brought a TV on hire purchase from S. बताओ B ने hire purchase पे खरीदा S से, बताओ ओनरशिप किसके पास है? B ने hire purchase में गुड्स लिए हैं S से, बताओ ओनरशिप किसके पास है? S के पास। लेकिन पोजेशन किसके पास है? B के पास, ठीक है। B ने वो बेच दिया किसको? T को। Who purchased it in good faith? हम हायर किराए पे सामान लेकर आए थे और हमने बेच दिया, ठीक है। जिसको बेचा उसने गुड फेथ में खरीदा, तो T will get a good title। बस इन सब में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या होती है? उस बोनाफाइड को ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो बोनाफाइड है। जितने आसान के प्रोविजंस लग रहे होते हैं नहीं, उसको ये प्रूव करना पड़ेगा हम बोनाफाइड हैं, हमको पता नहीं था कि ये ओनर नहीं है। अगर हमको पता होता तो हम ट्रांजैक्शन में एंटर ना करते। अगर वो ये प्रूव कर ले जाता है दोनों बातें, देन इन दैट केस उसको ओनरशिप मिल जाएगी।
ठीक है, तो उसको ओनरशिप एक ऐसे पर्सन से मिली जो खुद ओनर नहीं था. दैट इज व्हाई इट इज अ एक्सेप्शन टू निमोडैट कॉर्ड नॉन हैबिट. ठीक, जा रहा है अंदर, थोड़ा आराम से जाता है, ये डाइजेस्ट नहीं होता. एक्चुअली हम लोग से अन्याय बर्दाश्त नहीं है, प्रॉब्लम ये है. प्रोविजन तो समझ में आ रहा है लेकिन अन्याय बर्दाश्त नहीं है तो गलत बात है, बेचारा ओनर है ना. ओके, एस्टॉपल. एस्टॉपल मतलब क्या होता है? रोक लगाना. देखो एग्जाम्पल देखना. इन द प्रेजेंस ऑफ जेड, एक्स सेल गुड्स टू वाई बाय टेलिंग दैट गुड्स बिलोंग टू हिम. बताओ क्या हुआ? मालिक कौन था? जेड. और जेड के सामने सामने एक्स ने जेड के गुड्स को अपना बना के बेचने की बात करी. जब वो अपना बना के, जैसे फॉर एग्जांपल इस बिल्डिंग का मालिक खड़ा हुआ है और बिल्डिंग के मालिक के सामने हम कह रहे हैं अरे मेरी ही बिल्डिंग है, खरीदो. ठीक है, टेक्निकली इस टाइम मालिक को इंटरफेयर करना चाहिए ना, उसे बोलना चाहिए नहीं नहीं तुम्हारी बिल्डिंग कहां से है. ओके, वो उस टाइम नहीं बोला. अब जब हमने तुम्हें बेच दी, ठीक है, अब क्या मालिक बोल सकता है? अब मालिक के ऊपर क्या लगा दिया जाएगा? एस्टॉपल. यू विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द फैक्ट जो तुमने पहले अग्री किया था. ओके फाइन. सो इन द प्रेजेंस ऑफ जेड, अब आप सोचो ना, वाई नहीं बोलेगा कि अरे तुम्हारे सामने तो वो बोल रहा था कि मेरे गुड्स है मेरे गुड्स है, तुम्हें दिक्कत थी तो तुम्हें पहले बोलना चाहिए था. जेड डज नॉट ऑब्जेक्ट टू एक्स स्टेटमेंट, Y gets a good title and Z will be stopped from denying the want of authority of X. पहुंचा अंदर? हुआ डाइजेस्ट? अच्छा, अगले दो डाइजेस्ट हो जाएंगे. सेल बाय एन अनपेड सेलर. अभी एक टॉपिक पढ़ेंगे अनपेड सेलर. नाम से बताओ अनपेड सेलर का मतलब क्या हुआ? सेलर ने सेल कर दिया है, पैसे नहीं मिला. ठीक है, अब सिंपल सी बात है, सेलर ने सेल कर दिया यानी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, लेकिन अभी तक पैसे नहीं मिले और वो गुड्स अभी तक सेलर के पास रखे हैं. तो सेलर बायर से कह रहे हैं हमको पैसे दे दो नहीं तो हम तुम्हारे गुड्स किसी और को बेच देंगे. ठीक है, बायर ने पैसे नहीं दिए और सेलर ने वो गुड्स किसी थर्ड पर्सन को बेच दिए. बताओ थर्ड पर्सन को ट्रू ओनरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यस मिलेगी, जबकि उन गुड्स का ओनर कौन था? बायर. क्या करें, कुछ डाइजीन दें डाइजेस्ट कराने के लिए. ओके, वेयर एन अनपेड सेलर हैज एक्सरसाइज्ड हिज राइट ऑफ लियन. लियन मतलब कब्जा करना. अभी ये टॉपिक डिटेल में है पूरा. He may resell them and the second buyer will get absolute right to the goods. ठीक है, किसमें बेटा? अनपेड सेलर में तो सेलर और बायर के बीच में हो रहा है, अभी तक पैसे नहीं मिले, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई थी, सेलर ने गुड सेल कर दिए थे. ठीक है, यहां पर बस पैसे की बात है. अनपेड सेलर होता ही तभी जब उसको पैसा ना मिला हो. ठीक है, उस वाले एग्जाम्पल में हो सकता है सेल भी हो गई हो, पैसा भी मिल गया हो, गुड्स मेरे पास पड़े थे बस. ठीक है, दैट इज द डिफरेंस. आखिरी वाला और आपको समझ में आएगा. जैसे लिक्विडेटर होता है, लिक्विडेटर भी तो सेल करता है, अपने गुड्स सेल करता है कंपनी के. तो बताओ जिसको लिक्विडेटर, कंपनी का लिक्विडेशन हुआ या ये जो भी ऑक्शन कराते हैं, ऑक्शनियर जो गुड्स बेच रहा है अपने बेच रहा है, तो ट्रू ओनरशिप जाती है कि नहीं जाती है? यस, क्योंकि वो अगेन किसी के एजेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं. अब पॉनी ऑन डिफॉल्ट ऑफ पॉनर टू रीपे. अच्छा, पॉनर और पॉनी भी समझ लो. पॉनर और पॉनी प्लेज के केस में होते हैं. प्लेज मींस आपने अपना सामान मेरे पास गिरवी रखा और 1 लाख रुपए का लोन लिया. ड्यू डेट पर आप 1 लाख रुपए का लोन नहीं चुका पाए तो हम क्या करेंगे? आपके गुड्स को बेच देंगे. क्या हम ओनर थे? नो. फिर भी हम बेच सकते हैं, ट्रू ओनर को टाइटल मिल जाएगा. तो यहाँ पे भी तो निमोडैट कॉर्ड नॉन हैबिट का एक्सेप्शन हुआ. हम ओनर नहीं थे लेकिन फिर भी हमने गुड्स बेच दिए और जिसको बेच दिए उसको ट्रू ओनरशिप मिल जाएगी. ठीक है, पानी वानी पी लो तो अंदर चला जाएगा. ये टॉपिक क्या था? अंडरस्टैंड निमोडैट कॉर्ड नॉन हैबिट, जो कि ये कह रहा था ओनली द ओनर कैन पास अ बेटर टाइटल. लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें ओनर के अलावा कोई और पर्सन ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है और बायर को गुड टाइटल मिल जाएगा. ठीक है, फाइन. चलो अब बात करते हैं डिलीवरी की. परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में डिलीवरी की बात करते हैं. देखिए 3 तरीके की डिलीवरी होती हैं. डिलीवरी इज अ वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. डिलीवरी में ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है कि पोजेशन ट्रांसफर हो रही है? पोजेशन. ठीक है, डिलीवरी में भी एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और सिंबॉलिक डिलीवरी. हम आपको 3 एग्जांपल्स देंगे, जरा आप खुद ही बताइए कि एक्चुअल है कि सिंबॉलिक है कि कंस्ट्रक्टिव है. ओके, सबसे पहले
हाँ, सबसे पहले मान लीजिए हमें आपको गुड्स बेचने थे, हमें आपको 1 kg मैंगो बेचने थे, हमने आपको मैंगो दे दिया, आपसे प्राइस ले लिया, ये कैसी डिलीवरी है? एक्चुअल डिलीवरी, ठीक है। हमें आपको कार बेचनी थी, तो कार जब आप खरीदने जाते हैं तो वो कार उठा के देता है कि चाबी देता है? कि कार उठा, ये लो पकड़ो, सही से पकड़ो गिर जाएगी। तो चाबी देने का मतलब चाबी बेच रहा है, क्या बेच रहा है? कार। ये कौन सी डिलीवरी हुई? समझ में आया? यानी जैसे घर जब किसी को दिया जाता है तो घर के पेपर्स बेचे जाते हैं, मतलब पेपर दिए जाते हैं, है ना। तो जब हम किसी चीज को देने के लिए सिंबल के तौर पर कोई चीज देते हैं, दैट इज व्हाट इज नोन एज सिंबॉलिक डिलीवरी, ठीक है। और तीसरी होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, जो कि अज्यूम्ड डिलीवरी है। मान लीजिए जो गुड्स थे, एग्जाम्पल समझना, गुड्स का ओनर जो था वो थे मिस्टर ए, लेकिन ये जो गुड्स थे वो गोडाउन में रखे हुए थे मिस्टर एक्स के। मिस्टर एक्स का गोडाउन था, ओनर कौन था? मिस्टर ए, और ये गुड्स रखे हुए थे। मिस्टर ए ने ये गुड्स बेच दिए मिस्टर बी को, लेकिन गुड्स जो है वो अभी भी गोडाउन में पड़े हुए हैं। तो मिस्टर एक्स ने मिस्टर बी को फोन करके बोला कि तुम्हारे जो गुड्स हैं, मतलब जो गुड्स हैं वो मेरे पास पड़े हुए हैं, बस अब हम ए की बजाय किसके बिहाफ पे होल्ड कर रहे हैं? बी के बिहाफ पे। समझ में आया? वो गुड्स गोडाउन में ही पड़े हुए हैं, पहले उन गुड्स का ओनर कौन था? ए, अब उसका ओनर कौन है? बी। तो देखा जाए फिजिकल डिलीवरी गुड्स नहीं इधर उधर हुए, लेकिन ये कैसे डिलीवरी हो गई? अज्यूम्ड डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, जिसमें दूसरा पर्सन ये एक्नॉलेज कर रहा है कि आई एम होल्डिंग द गुड्स ऑन योर बिहाफ, ठीक है, फाइन। दिस इज व्हाट इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। देखो सबसे पहले क्या कह रहे हैं? एक्चुअल और फिजिकल डिलीवरी टेक्स प्लेस where the goods are handed over by the seller to the buyer or his agent। हमने आपको दे दिया या आपके एजेंट को दे दिया, इसको क्या कहा जाएगा? एक्चुअल डिलीवरी। जैसे आपने अमेजोन से कोई सामान मंगवाया, आप घर पे थे नहीं, तो वो बगल वाले को दे के चला गया, ये कौन सी डिलीवरी हुई? ये एक्चुअली हुई, आपको दिया या आपके एजेंट को दिया, ठीक है, क्योंकि गुड्स डिलीवर हुए ना, पोजीशन चेंज हुई। कंस्ट्रक्टिव में गुड्स वहीं के वहीं थे, बस पहले किसी और के नाम पे थे, अब किसी और के नाम पर है, ओके, ये एक्चुअल हुई। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी टेक्स प्लेस व्हेन द पर्सन इन पोजेशन ऑफ द गुड्स acknowledges that he holds the goods on behalf of and at the disposal of buyer। यानी गुड्स उस पर्सन के पास थे और उसने एक्नॉलेज कर दिया कि हम ये गुड्स दूसरे पर्सन के बिहाफ पे होल्ड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर द सेलर हैविंग सोल्ड द गुड्स may hold them as bailey for the buyer, there is constructive delivery। जैसे नहीं होता है, मान लीजिए हमने आपको गुड्स बेच दिए, ठीक है, और आपने कहा कि ठीक है ले लिए, लेकिन हम 1 हफ्ते बाद तुम्हारी दुकान से कलेक्ट करेंगे। तो देखा जाए अब उन गुड्स के ओनर आप हो, लेकिन आपके बिहाफ पे हम होल्ड करके रख रहे हैं, ठीक है। ये डिलीवरी कौन सी हो गई? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, क्योंकि गुड्स वहीं के वहीं रहे, ठीक है। और सिंबॉलिक डिलीवरी मींस इज मेड बाय इंडिकेटिंग और गिविंग अ सिंबल। तो अगर हम सिंबल दे रहे हैं या कुछ दे, शिप बेचनी है हमें आपको, तो शिप थोड़ी उठा के देंगे, उसके पेपर देंगे या उसके जो भी चाबी अभी है वो देंगे, बाकी चलती कैसे हमें पता नहीं, है ना। आपने चलाई है कभी शिप? तो फिर कैसे कॉन्फिडेंस से कहते नहीं चाबी थोड़ी चलेगी, जिससे भी चलती है, ठीक है, शिप नहीं दी जाएगी, उसके सिंबल के तौर पे कुछ और दिया जाएगा, दैट इज व्हाट इज नोन एज सिंबॉलिक डिलीवरी, ओके। रूल्स देखो क्या होते हैं डिलीवरी के। डिलीवरी शुड हैव द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द बायर इन पोजेशन। डिलीवरी होते ही गुड्स किसके पास चले जाएंगे? बायर के पास। सेलर मस्ट डिलीवर द गुड्स। सेलर इज टू डिलीवर द गुड्स व्हेन द बायर अप्लाइज फॉर डिलीवरी। हम आपको डिलीवरी तब देंगे जब आप हमसे डिलीवरी मांगेंगे। वेयर द गुड्स, बताना ये डी पॉइंट क्या है। वेयर द गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल आर इन द पोजेशन ऑफ थर्ड पर्सन, देयर विल बी डिलीवरी only when that person acknowledges to the buyer that he holds the goods। Constructive delivery, this is what is constructive delivery only, ठीक है। seller should tender the delivery so that the buyer can take the goods। यानी seller को वो goods deliverable state में लाने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि आप goods को खरीद लो। आप मैंगो लेने जाते तो वो क्या कहते हैं? पेड़ लगा है तोड़ लो, कि तोड़ के पैक करके देगा ना, तो जब आप डिलीवरी दोगे तब वो डिलीवरी लेगा, ओके। ये पॉइंट देखो क्या लिखा है, द सेलर हैज टू बियर द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी। नॉर्मली डिलीवरी तक का खर्चा किसका होता है? सेलर का। हाँ, लेकिन आपस में डाउट ना करो, आगे लिखा है अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज प्रोवाइड्स। पूछ नहीं जा रहे थे आप हमसे सवाल, है ना।
तो नॉर्मली डिलीवरी तक का खर्चा सेलर का होता है, लेकिन अगर उन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया कि भैया हम सेलर बियर नहीं करेंगे, तो वो खर्चा किसका होगा? बायर का। एनी डाउट? पूछ लो, अरे पूछ लो, पक्का? चलो कल पूछ लेना। अच्छा ठीक है, ये एग्जाम्पल रीड कर लेना, पढ़ लो। अच्छा अभी Amit sells to Sachin a specific horse which is to be delivered to Sachin the next week. अमित क्या बेच रहा है? हॉर्स। किसको? कि अमित हॉर्स को सचिन बेच रहा है। अच्छा, कौन बिक रहा है? घोड़ा। ठीक है, घोड़ा बिक रहा है और कह रहा है लेकिन हम डिलीवरी इसकी कब देंगे? नेक्स्ट वीक। सचिन इज टू पे द प्राइस ऑन डिलीवरी। सचिन कह रहा है ठीक है, जब वो घोड़ा आएगा तब हम पैसे दे देंगे। नेक्स्ट वीक में सचिन वॉज रेडी टू पे द प्राइस, सचिन पैसे लेके तैयार था, बट अमित वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू डिलीवर द हॉर्स। लेकिन घोड़ा तैयार नहीं था, मतलब अमित घोड़े के साथ तैयार नहीं था। अमित आस्क्ड सचिन टू टेक द डिलीवरी ऑफ हॉर्स आफ्टर अनदर वीक। अब अमित ने क्या कहा कि एक हफ्ते बाद और आना। द हॉर्स डाइज। घोड़े से बर्दाश्त नहीं हुआ, तुम लोग कर क्या रहे हो मेरे साथ? ठीक है, घोड़ा मर गया इसी दुख में। इट इज डिलीवर्ड टू एंड पेड फॉर, हु शैल बियर द लॉस? बताओ कौन बियर करेगा? इन द गिवन केस अनिल, अमिल से शुरू किया, अनिल हो गए लास्ट तक आते आते, जो भी हैं ये। Anil's main duty is to deliver the horse to the buyer Sachin. He has failed to perform his part under the contract, hence Anil will bear the loss. लॉस तो वैसे घोड़े का हुआ, मरा वो, है ना, बट ये लॉस कौन बेयर करेगा? क्योंकि उसने डिलीवरी देने को बोला था लेकिन उसने डिलीवरी नहीं दी। चलो अब आ जाओ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। ब्रीच मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। दो तरीके की ब्रीच होती है, बहुत ध्यान से समझना। एक होती है एक्चुअल ब्रीच और एक होती है एंटिसिपेटरी ब्रीच। सुना है? एक्चुअल ब्रीच एंड एंटिसिपेटरी ब्रीच। ठीक है, एक्चुअल ब्रीच मतलब ड्यू डेट पर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से मना कर देते हैं तो वो होती है एक्चुअल ब्रीच। और अगर ड्यू डेट के पहले ही आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो वो कौन सी ब्रीच हुई? एंटिसिपेटरी। अब ध्यान से समझना, मान लीजिए मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, लेट्स से 15th of August को, मतलब ये डिसाइड हुआ था कि 15 अगस्त को डिलीवरी दी जाएगी। 15 अगस्त को ही सेलर ने डिनाई कर दिया। बताओ ये कौन सी ब्रीच हुई? ये हुई एक्चुअल ब्रीच। 15 तारीख को उसने सुबह सुबह फोन किया, भैया गुड्स नहीं दे पाएंगे, ये कौन सी ब्रीच हुई? एक्चुअल। सेकेंड, कह रहे कॉन्ट्रैक्ट ये था कि 15 अगस्त को गुड्स डिलीवर किए जाएंगे, लेकिन 12 अगस्त को उसने फोन करके बोला कि भैया हम गुड्स नहीं दे पाएंगे। ये कौन सी ब्रीच हुई? एंटिसिपेटरी हुई। यहां पर डिनाई किया गया। ठीक है, ये एंटिसिपेटरी हुई। अब ध्यान से समझना, यहां तक सबको क्लियर है कि ये एंटिसिपेटरी है? एंटिसिपेटरी ब्रीच में ये जो अग्रीव्ड पार्टी है, चाहे बायर चाहे सेलर, अग्रीव्ड पार्टी के पास दो अधिकार होते हैं। पहला अधिकार ये होता है या तो वो 12 अगस्त को ही कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल्ड मान ले और आज के डेट के हिसाब से डैमेजेस मांग ले, या फिर सेकेंड ऑप्शन ये होता है कि वो ड्यू डेट तक वेट करे, 15 तारीख तक वेट करे, 15 तारीख को वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल्ड माने और उस दिन के हिसाब से डैमेजेस क्लेम करे। ठीक है, फाइन। अब डैमेज होता क्या है? डैमेज मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड द मार्केट प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, इनका ये डिसाइड हुआ था कि 100 रुपीज पर केजी के हिसाब से हम तुमसे मैंगो खरीदेंगे। ठीक है, 15 तारीख को, अभी हम एक्चुअल की बात कर रहे हैं, ओके, 15 तारीख को उसने मना कर दिया कि हम तुम्हें मैंगो नहीं दे पाएंगे। तो वो कह रहे तुमने मना कर दिया, आज मैंगो मार्केट में 150 रुपए का हो गया है, तो बताओ अग्रीव पार्टी को कितने रुपए पे, बायर को कितने रुपए पे डैमेज मिलेगा? उसने कहा था कि 100 रुपए के हिसाब से हम तुमसे लेंगे, उसने कहा हम नहीं दे पाएंगे, तो कह रहे तुम नहीं दे पा रहे हो इसलिए मैं मार्केट से खरीदना पड़ रहा है 150 रुपए का, तो व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ डैमेज? 50 रुपीज। 50 रुपीज। डैमेज इज ऑलवेज द डिफरेंस बिटवीन, उसका नुकसान कितने का हुआ? 50 का ना, 100 का तो उसी को दे रहा था। तो हम तुमसे 100 रुपए में लेने वाले थे, तुमने मना कर दिया, अब हमें मार्केट से 150 का लेना पड़ रहा है, तो जो 50 रुपए का डिफरेंस है दैट वुड बी द डैमेज। यहां पर सोचो क्या होगा। मान लो 15 अगस्त को उन्होंने डिसाइड किया था कि 100 रुपीज पर केजी पे होगा, 12 अगस्त को प्राइस था 120 और इसको लग रहा है, हाँ 15 अगस्त को डिलीवर करना है और इसको लग रहा है 15 अगस्त तक इसका जो मार्केट प्राइस है वो लेट से 150 हो जाएगा। तो बताओ यहां पर बायर क्या करेगा?
बायर कहेगा हम 3 दिन वेट करेंगे, जब इसका मार्केट प्राइस 150 यानी 15 तारीख आ जाएगी तब हम कॉन्ट्रैक्ट को डिनाई करेंगे, ठीक है, तब हमें 150 के हिसाब से मिल जाएगा। और अगर बायर चाहे तो यहीं पर ही मना कर दे और इस दिन के हिसाब से डिफरेंस लेके चला जाए। अब इसमें एक चीज है, मान लो 12 तारीख से 15 तारीख के बीच में सेलर का मन बदल गया और सेलर कह रहे चलो हम दे देंगे मैंगो, अब बायर को वो गुड्स लेने पड़ेंगे। Okay, that means the buyer can treat the contract as still subsisting in case of anticipatory breach. अब बताओ समझ में आया? नहीं, voidable नहीं है बेटा, voidable तो तब होगा जब वो फाइनली कुछ डिसाइड करे, अभी तो वो कह रहे हैं हम वेट करेंगे, वो तो कह रहे हैं हम वेट करेंगे, हम 15 को डिसाइड करेंगे कि हमें वैलिड रखना है कि क्या करना है। ओके, दिस टाइप ऑफ ब्रीच इज नोन एज एंटिसिपेटरी ब्रीच। देखो कह रहे हैं where the price is payable on a certain day regardless of delivery, the seller may sue for the price if it is not paid on that day although the property in goods has not passed। अब यहां पे देखना एंटिसिपेटरी ब्रीच में आना, where either party to a contract of sale repudiates the contract before the date of delivery, डिलीवरी के पहले कैंसिल कर दे। The other party may, अब देखो अदर पार्टी के पास क्या ऑप्शन है, either treat the contract as still subsisting, ये पहला ऑप्शन है, मतलब हाँ कि वो कह रहा है I will treat the contract as still subsisting, मतलब हम वेट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अभी भी चालू है, हम 15 को डिसाइड करेंगे, ठीक है, एंड वेट टिल द डेट ऑफ डिलीवरी। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, he may treat the contract as rescinded and sue for damages। तो एंटिसिपेटरी ब्रीच में उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो ड्यू डेट तक वेट करे या तो आज ही कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल मान के डैमेजेस ले ले। एनी डाउट? ओके, अब देखो लिखा है इन केस द कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज स्टिल सब्सिस्टिंग, अगर कॉन्ट्रैक्ट हमने ये माना है 15 तक वेट करेंगे तो क्या होगा, द पार्टी हु हैज ओरिजिनली रेप्यूडिएटेड विल नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ his right of performance on the due date। बताओ अब 3 दिन में अगर सेलर तैयार हो गया, अच्छा चलो मैंगोज दे देंगे, तो क्या बायर अब मना कर सकता है कि नहीं नहीं अब तो हम डैमेज ही लेंगे? नो, अब उसको वो गुड्स लेने ही पड़ेंगे, वो अपने इस अधिकार को डिनाई नहीं कर सकता। एनी डाउट? समझ आ गया? दो तरीके की ब्रीच थी, कौन कौन सी? एंटिसिपेटरी ब्रीच एंड एक्चुअल ब्रीच। एंटिसिपेटरी में दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंडेड मान लें और या तो फिर हम ड्यू डेट तक वेट करें। अगर ड्यू डेट तक वेट कर रहा है तो फिर दूसरी पार्टी का राइट रहता है कि वो अपने गुड्स की परफॉर्मेंस कर सकता है। चलिए आगे, और अब आता है टॉपिक देखो अनपेड सेलर का, यही अभी हम बता रहे थे डिटेल में टॉपिक आएगा। तो पहले जरा समझते हैं अनपेड सेलर का मतलब क्या हुआ। Who is an unpaid seller? The seller of a goods is deemed to be unpaid seller when the whole of the price has not been paid or tendered। whole of the price मतलब जब तक उसको पूरा पैसा नहीं मिला है तब तक वो क्या माना जाएगा, अनपेड सेलर। तो मान लीजिए 1 लाख रुपए के हमने गुड्स बेचे, आपने हमें 50,000 दे दिया, 50 बाकी और 50 आप नहीं दे रहे हो, तो क्या हम अनपेड सेलर माने जाएंगे? हमने आपको 1 लाख का माल बेचा, आपने 50,000 दे दिए, 50 नहीं दिए हैं अभी और 50 देने के मूड में भी नहीं हो, क्या हम अनपेड सेलर हो गए? यस, जब तक पूरा पैसा ना मिल जाए तब तक हम क्या कहलाए जाएंगे, अनपेड सेलर। अच्छा दूसरा सिचुएशन समझिए, हमने आपको 1 लाख का माल बेचा, आपने हमको चेक काट के दे दी 1 लाख की, लेकिन वो चेक जब हमने लगाई तो वो बाउंस हो गई, क्या हम अनपेड सेलर हैं? क्यों? बायर कह रहे चेक तो दी ना, तो क्या हुआ, बाउंस हो गई। अरे चेक तो दी, पैसे से क्या मतलब है, मेरा साइन है उसमें। देखो क्या लिखा है, व्हेन अ कंडीशनल पेमेंट वाज मेड बाय अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड द इंस्ट्रूमेंट स्टैंड्स डिसऑनर्ड, इन दोनों ही सिचुएशन में वो पर्सन क्या मान लिया जाएगा, अनपेड सेलर। नाउ अधिकार क्या होते हैं अनपेड सेलर के? अनपेड सेलर के दो कैटेगरीज में अधिकार होते हैं, गुड्स के अगेंस्ट और बायर के अगेंस्ट। मतलब ऐसे समझ लेना, दो अधिकार होते हैं, गुड्स के अगेंस्ट और बायर के अगेंस्ट। ये जितने लिखे हैं ये सब देखो कौन से हैं, अगेंस्ट गुड्स, ठीक है। तो गुड्स के अगेंस्ट उसके क्या क्या अधिकार होते हैं, पहला देखो लियन और राइट ऑफ रिटेंशन। लियन मतलब समझ रहे हो, कब्जा करना, यानी सेलर उन गुड्स को जब्त कर लेगा जब तक उसका पैसा नहीं मिलेगा।
लॉजिकली सोचो, वो जब्त तभी कर पाएगा जब डिलीवरी ना हुई हो, पोजेशन हो। अगर पोजेशन है तभी तो जब्त कर पाएगा, अगर उसके पास पोजेशन नहीं है तो उसका राइट ऑफ लियन लॉस्ट हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है। दूसरा, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, समझते हो? रास्ते में माल रुकवा लिया, मतलब हमने यहां से गुड्स भिजवाए थे, मेरे ट्रक जा रहे थे, हमको रास्ते में पता चला कि बायर जिसको गुड्स जा रहे हैं वो दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। हम वहीं अपने ड्राइवर को फोन करेंगे, हम कहेंगे जहां हो वहीं रुक जाओ और वापस ले आओ। ये हमने अपना कौन सा अधिकार इस्तेमाल किया? स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अब लॉजिकली बताओ, स्टॉपेज इन ट्रांजिट तभी हो सकता है जब गुड्स उसके पास से चले गए हो। अगर गुड्स अभी तक मेरे पास थे तो हम लियन करेंगे, और मेरे पास से चले गए हैं तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट करेंगे, प्रोवाइडेड बायर के पास ना पहुंचे हों। ठीक है, ट्रांजिट मतलब रास्ता। रीसेल, अब जब गुड्स मेरे पास थे, हमने जब्त करके रखे थे, रखने से क्या फायदा? हम उनको क्या करेंगे? रीसेल कर देंगे किसी थर्ड पर्सन को। यही पॉइंट वहां था कि अगर हम रीसेल कर रहे हैं तो जिस पर्सन ने गुड फेथ लिया है उसको ट्रू ओनरशिप मिल जाएगी, निमोडैट कॉर्ड नॉन हैबिट का एक्सेप्शन। समझ में आई बात? तो हमने रीसेल कर दी है, तो जो पर्सन हमसे खरीद रहा है, ऑल्दो हम ओनर नहीं है, लेकिन फिर भी हमको उसको ट्रू ओनरशिप मिल जाएगी। एंड फोर्थ इज राइट टू विदहोल्ड डिलीवरी। ये विदहोल्ड डिलीवरी वैसा ही है जैसे लियन होता है, मतलब हम उसकी डिलीवरी रोके रहेंगे, हम तब तक गुड्स नहीं निकालेंगे जब तक तुम हमें प्राइस नहीं दे देते। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। राइट ऑफ लियन, एन अनपेड सेलर इन पोजेशन ऑफ गुड्स सोल्ड may exercise his right of lien, that is keep the goods in his possession and refuse to deliver them to the buyer until the fulfillment of tender of price in case where goods have been sold without stipulation as to credit। अगर हमने उधार माल बेचा था, ठीक है, तो जब तक उधार का पीरियड चल रहा है तब तक सेलर जब्त कर सकता है? नो। उधार समझ के हमने कहा था 1 महीने का उधार दे रहे, तो क्या उस 1 महीने में जब्त कर लेगा? नो। वो कब जब्त करेगा? हाँ, हमने 1 महीने के लिए उधार पे दिया था, 1 महीना खत्म हो गया, अब जब्त किया जा सकता है। ओके, द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट द टर्म्स ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड। एंड थर्ड, द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। हमने आपको गुड्स 1 महीने के उधार पे दिया था, सुनना ध्यान से, 15 दिन बाद हमको पता चला तुम दिवालिया हो गए, बताओ क्या करें? जब्त कर ले? यस। अब हम 1 महीना खत्म होने का वेट नहीं करेंगे। द लियन डिपेंड्स ऑन फिजिकल पोजेशन ऑफ गुड्स। ओके, नेक्स्ट देखो, स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अच्छा, उसके ऊपर लिखा है लियन लॉस्ट, बताओ कब होगा? जब पोजेशन चली जाएगी। पढ़ लेंगे। when the seller delivers the goods to the carrier or bailey, ओके, जैसे ही गुड्स उसके पास से चले गए, लियन खत्म। स्टॉपेज इन ट्रांजिट देखो क्या हुआ, रास्ते में माल को रुकवाना। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम एक लाइन बोले, ट्रू एंड फॉल्स बताना। राइट ऑफ लियन इज रिटेनिंग पोजेशन and stoppage in transit is regaining possession। retain मतलब जो है उसी को अपने पास रख लिया, regain मतलब चला गया था वापस मंगा लिया। ओके, the right of stoppage in transit is a right of stopping the goods while they are in transit, resuming possession of them and retaining possession until the payment of price। ओके, मार्क करो, right of stoppage in goods कब होता है? when the buyer becomes insolvent and the goods are in transit। तो गुड्स रास्ते में थे और सेलर को पता चला बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, वैसे ही वो अपना कौन सा अधिकार एक्सरसाइज करेगा? स्टॉपेज इन ट्रांजिट। हाँ बेटा, हाँ हाँ, व्हेन द बायर, गुड्स रास्ते में चले गए या बायर के पास पहुंच गए, वो खत्म, लियन खत्म। लियन तब तक हो सकता है जब तक गुड्स किसके पास है? सेलर के पास। ठीक है, फाइन। तीसरा देखो, राइट ऑफ रीसेल, द अनपेड सेलर। अब रीसेल पता है कब होता है? रीसेल जनरली तब होता है जब गुड्स पेरिशेबल नेचर के होते हैं। ठीक है, सेलर कह रहा है तुम हमें प्राइस नहीं दे रहे हो, तुम्हारे गुड्स मेरे पास है। अब अगर ये गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं तो गुड्स रख के भी हम क्या करेंगे? ऐसे सिनेरियो में जो सेलर है वो नोटिस दे के उन गुड्स को क्या कर सकता है? रीसेल। मार्क करना, द अनपेड सेलर में रीसेल where the goods are perishable, where the right is expressly reserved in the contract। कह रहे हैं ये बात पहले से डिसाइड हो गई होगी कि अगर तुम हमें प्राइस नहीं दोगे तो हम आपके गुड्स को रीसेल कर देंगे। एंड where in exercise of right of lien or stoppage in transit the seller gives notice to the buyer of his intention to resell।
मतलब गुड्स बेचने के पहले आपको बायर को नोटिस देना पड़ेगा कि अगर तुमने हमको पैसे नहीं दिया तो हम तुम्हारे गुड्स को सेल कर देंगे। तो ये 3 कंडीशंस मार्क कर लो, जरूरी होती हैं रीसेल के लिए। गुड्स पेरिशेबल नेचर के हो, गुड्स को बेचने की बात उनके कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही डिसाइड हो गई हो, और गुड्स को बेचने के पहले सेलर ने बायर को नोटिस दिया हो। हाँ डेफिनेटली, जब वो पैसा नहीं दे रहे तब हम नोटिस भेजेंगे कि भाई तुम हमें पैसा दे दो, नहीं तो हम रीसेल कर रहे हैं गुड्स को। ठीक है, जब ये 3 कंडीशंस पूरी होंगी तभी सेलर अपना रीसेल का अधिकार एक्सरसाइज कर सकता है। एनी डाउट? और लास्ट वाला है देखो वही विदहोल्ड डिलीवरी। विदहोल्ड डिलीवरी जो है दैट इज सिमिलर टू हिज राइट ऑफ लियन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट इफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज पास्ड। कह रहे हैं ओनरशिप भी पास हो गई है, सब कुछ हो गया है, तो जैसे हमारा राइट ऑफ लियन था वैसे ही विदहोल्डिंग ऑफ डिलीवरी भी हो जाएगा। ये 4 अधिकार थे किसके? गुड्स के अगेंस्ट कि बायर के अगेंस्ट? गुड्स के अगेंस्ट। कौन से 4 थे? पहला राइट ऑफ लियन, दूसरा स्टॉपेज इन ट्रांजिट, तीसरा रीसेल, और चौथा विदहोल्ड डिलीवरी। और बायर के खिलाफ वो क्या कर सकता है? सिंपल, वो डब्बा पढ़ लो सीधे, या तो प्राइस के लिए केस करेगा या डैमेजेस के लिए, या दोनों के लिए। बायर को बेच सकता है, उसको बेच देगा बायर को। बायर को जब्त करके रख ले? नहीं। बायर को रास्ते में रुकवा ले, उठवा ले? नहीं। और बायर को रीसेल कर दे। समझ में आया डिफरेंस? अब वो गुड्स के साथ ये कर सकता है और बायर के साथ मैक्सिमम उसके खिलाफ केस करे कि हमको मेरा पैसा वापस दो और या फिर डैमेजेस पे करो। फाइन, ओके। नेक्स्ट इज ऑक्शन सेल। क्या होता है? नीलामी। पता तो है ही आपको नीलामी कैसे होती है ना? कह रहे हैं सेल बाय ऑक्शन इज अ पब्लिक सेल वेयर गुड्स आर ऑफर्ड टू बी टेकन बाय बिडर्स। अब सब लोग बोली लगाते हैं, जो हाईएस्ट बिडर होता है उसको दे दिया जाता है गुड्स। ठीक है। सेक्शन 64 lays down the rules regarding auction sale. When the goods are put up for sale in lot, each lot is prima facie deemed to be a subject of separate contract. जैसे कई बार आपने देखा है, मान लो किसी के घर की नीलामी हो रही है, तो कई बार कैसे होती है, उसके घर के हर आइटम की अलग अलग नीलामी होती है। मतलब समझे कि अब हम फर्नीचर को बेच रहे हैं, अब हम इस चीज को, पेंटिंग्स को बेच रहे हैं, तो हर सेल अपने आप में सेपरेट सेल है और हर चीज की सेपरेट नीलामी होगी। ओके। द सेल इज कंप्लीट। कब होती है सेल? When the auctioneer announces its completion by fall of hammer. तो हैमर टेबल पे मारता है या बायर पे? टेबल पे। ठीक है। और इन एनी अदर कस्टमरी मैनर। कह रहे हमारे यहाँ जैसे हैमर ड्रॉप करी जाती है, मान लो कहीं कोई और तरीका है, लाल रुमाल ड्रॉप कर दी जाएगी, रेड कलर की हैंकी लिए, जैसे ही सेल हो गई वो ड्रॉप कर दी। ये अपना अपना है आप किस तरह से सेल करते हो। Until such announcement, जब तक वो तीसरा हैमर डाउन ना हो जाए तब तक जो बिडर है वो अपनी बिड वापस ले सकता है। ठीक है, क्योंकि तब तक क्या नहीं हुआ है? सेल नहीं हुई है। ओके ओके। अब ये लाइन देखना, सेकंड नेक्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन, वेयर द सेल इज नॉट नोटिफाइड टू बी सब्जेक्ट टू अ राइट टू बिड ऑन बिहाफ ऑफ सेलर, इट शिल नॉट बी लॉफुल फॉर द सेलर टू बिड हिमसेल्फ। नॉर्मली सेलर खुद बिडिंग नहीं कर सकता। मतलब सेलर जो गुड्स बेच रहा है वो नॉर्मली खुद, ये नहीं कि सेलर खुद भी बोली लगाने लग जाए। ठीक है, तो सेलर खुद बोली नहीं लगा सकता। और लास्ट में लिखा है वेयर एन ऑक्शनियर इनएडवर्टेंटली नॉक्स डाउन टू अ बिडर हु हैज बिड लेस देन द रिजर्व्ड प्राइस। अच्छा ये सुना आपने, जैसे वो बोलते हैं बोली शुरू होती है, जैसे हम ये पोडियम की बोली वो कर रहे हैं ऑक्शन सेल, और हमने आपसे कहा इस पोडियम की बोली शुरू होती है 1 करोड़ से। हाँ हाँ, अरे कीमती पोडियम है, ऐसे थोड़ी ना। ठीक है, तो इस पोडियम की बोली शुरू होती है 1 करोड़ से। अब गलती से इन्होंने बोल दिया 5000 गलती से, और हमने गलती से 3 हैमर भी डाउन कर दिए। अब बताओ सेल हो जाएगी? क्यों? क्योंकि सेल, ऑक्शन सेल इज सब्जेक्ट टू रिजर्व्ड प्राइस। रिजर्व प्राइस क्या हुआ? 1 करोड़। कह रहे हैं 1 करोड़ के नीचे वाला तो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। ओके, वेयर ऑक्शनर इनएडवर्टेंटली नॉक्स डाउन टू अ बिडर हु हैज बिड लेस देन द रिजर्व्ड प्राइस, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। And if the seller makes use of pretended bidding to raise the price, the sale is voidable at the option of buyer. Pretended bidding बताओ क्या हुई? सेलर, हाँ सेलर ने क्या किया था, बिडर्स में अपने बंदे बिठा रखे थे। अब वो अपने बंदे पता है क्या करते थे, जैसे ही इन्होंने बोला 5000, वो मेरा बंदा बोलेगा 6000। अब उनका 6000 सुन के इनको गुस्सा आ गई, कह रहे 10,000। 10,000 सुन के मेरा वाला धीरे से बोला 12,000। 12 सुन के किसी और को गुस्सा आई, उसने कहा 15,000। तो ये जो मेरे बंदे बैठे पता है क्या करने की कोशिश कर रहे हैं?
बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें रिस्क है। हमारे वाले बंदे ने बोला 15,000, सबने कहा जाओ ले जाओ। समझ में आया? तो दिस इज प्रिटेंडेड बिडिंग, और अगर ये प्रिटेंडेड बिडिंग है तो बायर के एंड पे क्या हो जाता है? वॉइडेबल। मतलब बायर चाहे तो प्रिटेंडेड बिडिंग के बाद भी अगर परचेज करना चाहे तो कर ले, और अगर चाहे तो उसको वॉइड डिक्लेयर कर दे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलो, ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, रेल सी और ट्रांजिट, यानी रेल से जो माल जाता है या शिप से जो माल आ जाता है उसमें कुछ टर्म्स यूज होते हैं, जैसे पहला होता है एफओबी। एफओबी का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब बोर्ड तक के चढ़ाने के सारे, बोर्ड समझ के, शिप, बोर्ड तक के चढ़ाने के सारे खर्चे जो होते हैं वो सेलर बियर करता है। सिर्फ इनका मतलब समझ लो, जब ये एमसीक्यू होता था तब ये सब इंपॉर्टेंट था, अब क्या ही आएगा ये। कह रहे अंडर एफओबी कॉन्ट्रैक्ट इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू पुट द गुड्स ऑन बोर्ड अ शिप एट हिज ओन एक्सपेंस, यानी शिप तक चढ़ाने के सारे खर्चे किसके होंगे? सेलर के। ओके, एफओआर बताओ सिमिलरली क्या हुआ? फ्री ऑन रेल, मतलब रेल तक चढ़ाने, ट्रेन तक चढ़ाने के सारे खर्चे किसके होंगे? सेलर के। फिर एक वर्ड होता है सीआईएफ, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। इसमें सेकंड पैराग्राफ मार्क करना, इन सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट seller not only bears all the expenses of putting the goods on board as in FOB but also bears the freight and insurance charges। यानी आप ऐसे समझ सकते हो, FOB plus freight plus insurance is CIF। ठीक है, तो वो कह रहे हैं बोर्ड तक चढ़ाने के भी खर्चे हमारे, फ्रेट जो भाड़ा लगेगा वो भी हमारा है, इंश्योरेंस जो हुआ है रास्ते का वो भी हमारा है। ये सब अगर सेलर ले रहा है तो वो क्या होगा? CIF। ठीक है, और एक्स शिप का मतलब होता है सेलर इज बाउंड टू अरेंज द शिपमेंट्स ऑफ द गुड टू द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन एंड सच फर्दर डेस्टिनेशन। जैसे सेलर कहता है, मान लीजिए हमने माल यहां से भेजा, लेट से कहीं पर भी, मुंबई हमने भेजा पोर्ट पे, तो सेलर कहता है मुंबई के पोर्ट तक भेज देंगे, वहां से अपनी दुकान तक लेके जाना तुम्हारी जिम्मेदारी बायर की। लेकिन कई बार सेलर कहता है हम मुंबई के पोर्ट तक भेजेंगे और वहां से तुम्हारी दुकान तक भी हम ही भेजेंगे। दैट इज व्हाट इज नोन एज एक्स शिप, मतलब शिप के बाद का भी जो खर्चा है वो भी हम ही लेंगे। दैट इज एक्स शिप। हियर द सेलर इज बाउंड टू अरेंज द शिपमेंट ऑफ द गुड्स टू द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन एंड सच फर्दर इनलैंड डेस्टिनेशन एज द बायर में स्टिपुलेट। ठीक है, और तब तक जो गुड्स होंगे वो ऑब्वियसली किसकी रिस्क पे होंगे? सेलर। डन हो गया, सिंपल चैप्टर। इजी लगा कि यही टफ लगा? सबसे ज्यादा इजी था, ठीक है। हाँ, लर्न ज्यादा नहीं करना है बेटा, अगर लॉजिकली सोचोगे ना तो इस चैप्टर में लर्न करने का कुछ नहीं है ज्यादा। जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा उसमें लॉजिकली सोचना क्या होना है, और केस स्टडी भी जो आएगा ना इन्हीं में से आ जाएगा, इन्हीं एग्जाम्पल्स में से। ठीक है, तो बहुत सिंपल चैप्टर है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारे केस एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा। ओल्ड सिलेबस ईबीसीएल वाले केस एग्जाम्पल इससे पढ़ लेना, न्यू वाले से, ठीक है। एंड देन इसका टेस्ट रख ले हम लोग फिर। अब इस पे कोई जवाब नहीं मिला हमको, बताइए टेस्ट रख लिया जाए? टेस्ट लगे हुए हैं।